ठीक है, तो बस एक बार फाइनल रिकॉर्डिंग में बोल दे रहा हूँ कि 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक ऑफ रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना। तो आज टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम करनी है। तो पहले तो चैट में बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखी है। बहुत लोग होंगे, मेरे को पता है, जिन्होंने पहले से कर रखा होगा। तो एक बारी जल्दी से बता दो कितने लोगों ने पहले से कर रखा है, और कितने पहली बारी करेंगे वो भी बता दो। अनिकेत नहीं किया हुआ तो ठीक है, बढ़िया, मजा आएगा आपको तो। ठीक है, आई होप जिन्होंने कर रखा है या जिन्होंने नहीं करा, आज सबको मजा आए इसमें। मतलब मेरी पूरी कोशिश है, मैंने इसीलिए एक पूरी क्लास सिर्फ इस पे रखी है ताकि जितना डीप में हो सके वो मैं ये समझा पाऊँ। आप नाउ इफ यू आस्क मी कि क्या टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम हमसे डायरेक्टली इंटरव्यू में कोई पूछेगा, प्रोबेबली नॉट, मोस्ट प्रोबेबली नॉट। आपसे ऐसे डायरेक्टली इंटरव्यू में कोई कुछ नहीं पूछने वाला। हो भी सकता है पूछ ले, मतलब, बट चांसेस कम है इसके, डायरेक्ट इंटरव्यू में आने के चांसेस कम है। बट अगर आपने कोई भी ऐसे बंदे से बात करी हो जिसने डीएसए पढ़ रखी है और उसने ये ना कर रखा हो, तो मतलब फिर उसने नहीं कर रखी डीएसए। ठीक है, क्योंकि इस प्रॉब्लम से आपको रिकर्शन का काफी ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से इन डेप्थ आइडिया लग जाएगा। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, क्योंकि इसकी जो जीएफजी पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी है, नॉट द वेरी बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। उसके अलावा हाई लेवल थिंकिंग का डिस्कशन करेंगे, जिसके बेसिस पे हम फिर कोड लिखेंगे, एंड बेस केस इसमें आपको देखते ही समझ में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, फिर लो लेवल थिंकिंग जो हम लोग यूजिंग कॉल स्टैक भी करेंगे एंड यूजिंग यूलर ट्री भी करेंगे, एंड फिर कंक्लूड कर देंगे कि क्या बेटर है, कॉल स्टैक, यूलर ट्री, पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो भी है वो सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको स्टार्ट करना है, अगर तो ये जीएफजी पर मैं लिंक भेज रहा हूँ, और पहले आप 2 मिनट लेके शांति से इसको ट्राई करो, मतलब पढ़ो, बस क्वेश्चन पढ़ो कि क्या दे रखा है। एंड फिर जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो चैट में ओनली टू मी करके बताएंगे कि क्या ये क्वेश्चन इन्होंने कंप्लीटली समझा रखा है। मतलब क्या नहीं, आप बस ये बताना कि क्वेश्चन की डिटेल्स में क्या क्या मिसिंग है, आप मेरे को ये बताना, जिन लोगों ने पहले से कर रखा है। बाकी चैट में भेज दिया है क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं करा वो तो आराम से पूरा पढ़ो पहले। ठीक है, तो पढ़ लिया सबने एक बार ही एटलीस्ट। चैट में बता दो, स्टार्ट करूं मैं एक्सप्लेन करना। कर दो स्टार्ट। ठीक है, तो देखो, अब सारा मतलब ध्यान लगा लो यहाँ पे। टावर ऑफ हनोई एक काफी पुरानी, काफी फेमस प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि आपको ना तीन टार दे रखे हैं। ठीक है, एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, और एक ऑक्सिलरी है। मतलब ऐसे नाम हमने क्यों रखे हैं अभी आपको समझ में आएगा। एंड आपको दे रखी होगी यार एन डिस्क। ये जो एन है ये नंबर ऑफ डिस्क है। टार फिक्स है, टार तीन ही है, टार हमेशा तीन ही होंगे, एक सोर्स, एक डेस्टिनेशन और एक ऑक्सिलरी।
ठीक है। तो जो वेरी कर रहा है वो क्या है, ये जो नंबर ऑफ डिस्क दिख रही है ना आपको यहाँ पे, इस बारी 3 है, हमने अभी 3 ले रखा है, तो ये जो नंबर ऑफ डिस्क हैं दिस इज एन, ये वेरी कर रहा है। बट जो नंबर ऑफ टार्स है वो हमेशा 3 ही रहेंगे, एक सोर्स रहेगा, एक डेस्टिनेशन है और एक ऑक्सिलरी। इनिशियल कंडीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखी है, क्या होगा कि एंड डिस्क जो है वो टार 1 पर मौजूद है कुछ इस तरीके से, दैट द टॉप मोस्ट डिस्क इज नंबर्ड 1, द सेकेंड डिस्क इज 2 एंड सो ऑन। तो सबसे नीचे जो डिस्क होगी उसका नंबर n होगा, ठीक है। लेट्स से हमारे पास में 5 डिस्क होती, तो 5th डिस्क सबसे नीचे होती, सबसे ऊपर फर्स्ट होती, फिर सेकंड होती, फिर थर्ड होती एंड सो ऑन, जैसा आप लोगों को यहाँ पे इसमें डायग्राम में भी दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी डिस्क जो हैं, जैसे इस केस में 3 हैं, इन डिस्क को सोर्स टार से उठाकर आपको डेस्टिनेशन टार में इनको डाल देना है यूजिंग द ऑक्सिलरी टार। इसका आप यूज कर सकते हो, ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा, तो ऑक्सिलरी टार मतलब ये एक्स्ट्रा टार है, इसका आप यूज कर सकते हो। तो आपके पास सोर्स टार है, डेस्टिनेशन टार है, एंड डिस्क है आपके पास। सबसे ऊपर वाली डिस्क का नाम हमेशा 1 होगा, फिर उसका नीचे 2, उसके नीचे 3 एंड सो ऑन। हमारी nth डिस्क जो है वो साइज में भी सबसे बड़ी है एंड वो सबसे नीचे प्लेस्ड है। जो सबसे ऊपर डिस्क होगी वो फर्स्ट डिस्क होगी एंड उसका साइज सबसे छोटा होगा। आपको सोर्स टार से डेस्टिनेशन टार पर डिस्क को एंड डिस्क को मूव कर देना है एंड आपको ऑक्सिलरी टार का इस्तेमाल करना है, ठीक है। डिस्क एज इट इज मूव होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सबसे नीचे जो है वो थर्ड डिस्क होगी, ठीक है, सबसे नीचे थर्ड डिस्क होगी, फिर सेकंड डिस्क होगी एंड देन फिर फर्स्ट डिस्क होगी। मूव ऐसे ही होनी चाहिए ये, ठीक है, कि ये फर्स्ट डिस्क है, ये सेकंड डिस्क है एंड थर्ड डिस्क है। मतलब फाइनल जो आपका आउटपुट है वो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मतलब बिल्कुल सेम लगना चाहिए। हाउएवर जो क्वेश्चन में जीएफजी पर नहीं मेंशन्ड है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स आप लोगों को फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं जो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, वेब कोडिंग के क्वेश्चन से उठाए हैं, वहां पर सारे रूल्स ढंग से मेंशन्ड है, वहां पर क्वेश्चन बेटर एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्या है रूल्स वगैरह, रूल ये है कि पहला तो आपको मूव 1 डिस्क एट अ टाइम, मतलब अगर मैं यहाँ से 1 को उठाकर लेट से ये ऑक्सिलरी टार में डालता हूँ, तो मतलब बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को उठाकर लेट से मैंने यहाँ सी टार में डाल दिया, तो 1 को डाल दिया, ठीक है, वैलिड है। बट आप ऐसा नहीं कर सकते, मूव 1 एंड 2 इन 2 डिस्क को उठाओ और यहाँ डाल दो, ऐसा कोई मूव पॉसिबल ही नहीं है। आप एक टाइम पर एक ही डिस्क को उठा सकते हो, पहली चीज। नेवर प्लेस अ स्मॉलर डिस्क अंडर अ लार्जर डिस्क, दिस इज द सेकेंड थिंग। वाइल कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोसीजर, मतलब मैंने कहा 1 को अब आपने उठाकर यहाँ ले आए, तो ठीक है, आपने यहाँ पर कोई रूल नहीं तोड़ा, आप 1 डिस्क एट अ टाइम लेकर आए हो। अब मैं पता क्या कह रहा हूँ, 2 को उठाओ और इसको भी टावर T3 पे रख दो, ये नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि 2 का साइज बड़ा है, 2 का साइज बड़ा है, आप ये नहीं कर सकते। आप लार्जर डिस्क को स्मॉलर डिस्क के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते। नेवर प्लेस अ स्मॉलर डिस्क अंडर अ लार्जर डिस्क, यानी कि छोटी डिस्क को आप नीचे नहीं दबा सकते लार्जर डिस्क के, आपको हमेशा लार्जर डिस्क नीचे होनी चाहिए, उसके ऊपर छोटी, अब इसके ऊपर इससे भी छोटी आएगी, इसके ऊपर इससे भी छोटी ही आएगी एंड सो ऑन। थर्ड, यू कैन ओनली मूव अ डिस्क एट द टॉप, ऐसा नहीं कर सकते यार कि सेकंड डिस्क को उठाकर यहाँ मूव कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। अभी तो सेकंड के ऊपर 1 पड़ा है ना, तो पहले तो डिस्क 1 ही मूव हो सकती है, उसके बाद फिर डिस्क 2 मूव हो सकती है एंड उसके बाद डिस्क 3 मूव हो सकती है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि यार ये मतलब डायरेक्टली तीसरी डिस्क को उठाओ और यहाँ डाल दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप जो डिस्क किसी टावर में सबसे ऊपर है उसमें से मूव कर सकते हो। देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना ये है कि आप किसी भी टावर में से डिस्क उठाकर मूव कर सकते हो अगर उसमें डिस्क है तो। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट से मैंने 1 उठाकर यहाँ डाल दिया, तो अब 1 इस टावर में पड़ा है एंड 1 यहाँ नहीं है, अब यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो अब मैं पता है क्या कर सकता हूँ, मैंने लेट से 2 को उठाकर यहाँ डाल दिया, 2 को यहाँ डाल दिया, अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 1 को इस वाले टार से उठाकर इसमें ले जाऊं, बिल्कुल वैलिड मूव है। आपको कौन से टार से किस टार पे मूव करना है वो टोटली आपका डिसीजन है, वो आपके नंबर ऑफ मूव्स है एक तरीके से जो आप चल रहे हो अपने डिस्क को सही तरीके से प्लेस करने के लिए। हाउएवर बस ये 3 रूल हैं जिनको आपको कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना है। पहले आप लोग 1 डिस्क एट अ टाइम ही मूव करेंगे, नेवर प्लेस अ स्मॉलर डिस्क अंडर अ लार्जर डिस्क एंड यू कैन ओनली मूव अ डिस्क एट द टॉप। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया?
क्या क्वेश्चन समझ में आया है और लोगों को? ठीक है, तो अब कुछ बता सकता है कोई जिसने पहले नहीं कर रखा? मैं चार्ट में देख रहा हूं कि वही आंसर करे। कुछ अप्रोच है किसी के दिमाग में जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था? एक्सपेक्टेशन, फेथ वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ। बताओ। अरे वो टेंशन मत लो। किसने लिखा है चैट में? आकाश, देखो देखो देखो, पैरामीटर में टू दे रखा है ना। फ्रॉम और टू क्या है यहाँ पर, एक बार ही पढ़ो, आप समझ जाओगे। अगर पैरामीटर में दूसरे नंबर पे टू दे रखा है तो टू वाला डेस्टिनेशन है, ऑक्सिलरी वाला ऑक्सिलरी है, एंड फ्रॉम वाला सोर्स है। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से बनाया हुआ है, वो टेंशन नहीं है। ओके, तो जिसने नहीं कर रखा पहले प्रॉब्लम सॉल्व, कोई उनमें से बताओ कि क्या करना है। कुछ आ रहा है दिमाग में? एक्सपेक्टेशन, फेथ वगैरह, जो रिकर्शन का हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि किसी के दिमाग में सोल्यूशन आएगा। ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली चलते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन समझते हैं क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैं इनके नाम चेंज कर रहा हूँ। जो फ्रॉम है, जो सोर्स टारगेट है, उसको मैं T1 नाम दे रहा हूँ। जो डेस्टिनेशन है उसको T2 दे रहा हूँ, एंड जो ऑक्सिलरी है उसको T3 दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो वही नाम रख सकते हो, आपकी टोटली मर्जी है, क्योंकि मैंने डायग्राम T1 T2 T3 लेकर बना रखे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी नाम T1 T2 T3 कर दिया है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो नाम सूटेबल लगे आप वो नाम रख दो। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा इंटरव्यू में, क्योंकि अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, या ऑब्वियसली आपके उसमें तो आने नहीं वाला ऑनलाइन असेसमेंट में, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मैंने बोला था पहले भी कि वेरिएबल्स की नेमिंग थोड़ी सी सेंसिबल रखनी चाहिए। तो आप तब T1 T2 T3 ना रखकर फ्रॉम, टू एंड ऑक्सिलरी रख सकते हो, या सोर्स, डेस्टिनेशन, ऑक्सिलरी भी रख सकते हो। मैं अभी के लिए T1 T2 T3 ही रख रहा हूँ बस, क्योंकि मैंने डायग्राम वैसे ले रखे हैं इसलिए। तो देखो, एक्सपेक्टेशन जो है ना वो सिंपल है। मैंने एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे दो डायग्राम से दिखा रखा है। ये है हमारा इनिशियल कंडीशन, इनपुट मान लो कि आपको टार वन में इस तरीके से एंड डिस्क अरेंज्ड दे रखी है। ठीक है, एंड डेस्टिनेशन टार भी खाली पड़ा है, ऑक्सिलरी टार भी खाली पड़ा है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसको कुछ ऐसा कन्वर्ट कर देना है, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो ये था सोर्स टार था वो खाली है, डेस्टिनेशन भी खाली है, सॉरी ऑक्सिलरी भी खाली है, एंड डेस्टिनेशन के अंदर आपका जो एंड डिस्क है वो इसी तरीके से अरेंज्ड है जैसी वो सोर्स स्टार में अरेंज थी। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो इसको मैंने फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया कि अगर लेट से यहाँ पे TOH नाम दे रखा है, तो एन डिस्क को हम मूव कर रहे हैं। एन क्या सिग्निफाई कर रहा है? नंबर ऑफ डिस्क को सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पर। एन सिग्निफाइज द नंबर ऑफ डिस्क। ठीक है, फिर T1 क्या सिग्निफाई कर रहा है? सोर्स स्टार। T1 सिग्निफाइज द सोर्स स्टार ऑलवेज। हमारे केस में T1 हमेशा सोर्स स्टार होगा, T2 डेस्टिनेशन होगा, T3 जो है वो ऑक्सिलरी होगा। लाइक अभी मैं बोल रहा हूँ हमेशा, ड्राई रन में आपको कुछ और दिखेगा, तो थोड़ा ध्यान देना। एन क्या है? नंबर ऑफ डिस्क है। दोबारा बता रहा हूँ, तीन टार फिक्स्ड है, नंबर ऑफ डिस्क 5 भी ले सकते हो आप, नंबर ऑफ डिस्क आप 10 भी ले सकते हो। ठीक है, हाउएवर बेस्ट रहता है, इजी रहता है और थोड़ा कन्वीनियंट रहता है तीन डिस्क से इसको समझना, क्योंकि दो डिस्क वाला केस बहुत ही छोटा हो जाता है, चार वाला बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो तीन डिस्क के ड्राई रन में भी अगर आप देखोगे अभी बहुत टाइम लगने वाला है हमें, तो इसलिए नंबर ऑफ डिस्क हमने ले रखी है तीन। तो ये फॉर एन इज इक्वल टू 3 मैंने आपको एक्सपेक्टेशन दिखाई है, मैंने इसलिए फॉर एन इज इक्वल टू 3 लिख दिया है। अगर 5 डिस्क होती तो यहाँ पर 5 मौजूद होती, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि मतलब डिस्क तीन ही क्यों दिखाई है। फॉर एन इज इक्वल टू 3 दिखा रखा है मैंने आप लोगों को बस। ठीक है, तो तीन डिस्क को आपको सोर्स से डेस्टिनेशन ले जाना था ऑक्सिलरी यूज करते हुए, हमने कर दिया। एक्सपेक्टेशन तो ये है सिंपल, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फॉर एन इज इक्वल टू 3 है, ये हमारा फंक्शन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो फॉलोइंग द रूल्स, फॉलोइंग द रूल्स। ठीक है, कौन से रूल्स? ये तीन रूल, ये वाले तीन रूल जो हमने डिस्कस करे। तो एक्सपेक्टेशन भी भैया इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही चल रहा है। ठीक है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप इस तरीके से काम कर दो, या आपसे एक्सपेक्टेड है। बताओ क्या एक्सपेक्टेशन तक समझ में आ गया? एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही है।
दो डिस्क इक्वल साइज की नहीं हो सकती। दे रखा है इसमें क्या दो डिस्क इक्वल साइज की हो सकती है? वैसे नहीं होगी, दो डिस्क इक्वल साइज की नहीं होगी। बता दो एक बारी सब लोग, सबको एक्सपेक्टेशन क्लियर है क्वेश्चन में क्या करना है? अभी तक सिर्फ क्वेश्चन ही एक्सप्लेनेशन चल रही है, अभी और कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ जी, आया समझ? क्या हुआ? ओके, अब देखते हैं यार हम क्या फेथ रख रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं डायरेक्टली आपको फेथ वाली स्लाइड पे ले जाऊं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हम क्या सोच के चल रहे हैं। ठीक है, मेरा फेथ क्या है? देखो, लेट से यहाँ पर कुछ सीन ऐसा है कि यार ये हमारे तीन तार हैं। चलो इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं पहले। ठीक है, तो लेट से हमारे पास में ये तीन तार है और हमारे पास में एन डिस्क हैं। ठीक है, एन डिस्क हैं, तो मैं यहाँ पर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एंड लाइक हमको नहीं पता कितनी है यहाँ पे फाइनली। यहाँ पर एक ये डिस्क है हमारे पास में। ठीक है, तो ये है जो हमारी, ये हमारी nth डिस्क होगी, ये हमारी n-1th होगी, एंड सो ऑन करते करते ये हमारी फर्स्ट डिस्क। तो देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, मैं फेथ क्या रख रहा हूँ, फेथ बहुत तगड़ा है इसमें, नेक्स्ट लेवल फेथ रख रहे हैं। फेथ इसलिए, जो टर्म फेथ है उसकी इंपॉर्टेंस आज आपको समझ में आएगी कि कितना इंपॉर्टेंट है फेथ अंदर रखना। देखो, हमको बोला गया था कि ये रूल्स फॉलो करते हुए आपने अपना काम करना है। मैंने कहा ठीक है, मेरी फेथ पता क्या है, अगर मेरे को एन डिस्क्स को वो रूल फॉलो करते हुए, इफ दिस इज द सोर्स स्टार, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये ऑक्सिलरी है, मेरे को अगर रूल फॉलो करते हुए एन डिस्क्स को सोर्स से डेस्टिनेशन पर लेकर जाना है यूजिंग ऑक्सिलरी टार, तो मेरी जो फेथ है वो ये है कि मैं n-1 डिस्क्स को किसी भी टार से किसी भी टावर में मूव करना जानता हूं यूजिंग द थर्ड टार। क्या कहना चाह रहा हूं, आप अगर मान लो ये n-1 डिस्क अगर इस स्टार पे है तो मैं यहां से इसको यहां ले जाना जानता हूं, अगर इस स्टार पे है तो यहां से मैं यहां भी ले जा सकता हूँ, यहां भी ले जा सकता हूँ। मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि ये सोर्स है पहले वाला, ये दूसरे वाला डेस्टिनेशन है, ये तीसरे वाला ऑक्सिलरी है, यहां से यहां ही मूव करूंगा। मैं ये कह रहा हूं, मेरे को एन मेरे को एन डिस्क दे रखी है। देखो, आप खुद बताओ, क्या क्या ऑर्डर मैटर करता है सोर्स डेस्टिनेशन ऑक्सिलरी का? अगर मैं डेस्टिनेशन को उठाकर लास्ट में रख दूं, सोर्स और ऑक्सिलरी को पहले रख दूं, कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? क्या क्वेश्चन में कुछ फर्क पड़ जाएगा? ये बताओ। देखो, द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क इज, ऑब्वियसली आपको कुछ टार का नंबर दे रखा होगा, जो नंबर आपको दिया है, लेट्स से यहाँ पे देखो इंटीजर नंबर दे रखा होगा। ठीक है, आईडीज दे रखी है एक तरीके से कि यार ये वाला टार है 1, ये वाला है 2, ये वाला है 3। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में 2 पर ही अपनी जो ये एंड डिस्क है उनको प्लेस करना है, क्योंकि 2 आपको डेस्टिनेशन दिया है। बट मैं ये पूछ रहा हूँ यार कि यार इसको डेस्टिनेशन को 2 बोलूं या इसी को 3 बोलने लग जाऊं, इसको 5 बोलने लग जाऊं, कुछ भी बोल दूं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, डेस्टिनेशन या ऑक्सिलरी का आपस में क्या ऑर्डर है या इसका भी क्या ऑर्डर है, फर्क नहीं पड़ता। ऑल टार्स आर आइडेंटिकल। अगर मेरे को किसी टार से एंड डिस्क को दूसरे टार में मूव करना आता है, मैं मान लो इस वाले टार से इस वाले टार में एंड डिस्क को मूव करना जानता हूं, तो क्या मैं इस टार से इस वाले टार में भी मूव करना जानता हूं एंड डिस्क को? मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं, बताओ। अगर मैं फर्स्ट टार से थर्ड में मूव करना जानता हूँ एंड डिस्क को, तो क्या मैं सेकंड वाले से थर्ड में मूव करना जानता हूँ? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, सेम ही तो चीज है। ठीक है, सेम ही तो है। तो अब देखते हैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा अगर एन डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन पर मूव करना है ना, तो पहले पता है क्या करो, n-1 डिस्क को, n-1 डिस्क को ऑक्सिलरी टावर में मूव कर दो, ऑक्सिलरी टावर में मूव कर दो, और और डेस्टिनेशन वाला जो टार दिया उसको एज एन ऑक्सिलरी टार आप यूज कर लो। मतलब
n-1 डिस्क को क्या करो, आप यहां पर ले जाओ, ये अब आपका डेस्टिनेशन है, यहां पर ले जाओ और इस वाले टार को, ये खाली पड़ा है, इसको यूज कर लो। और ये मेरी फेथ है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ऐसा हम कर सकते हैं, ये मेरी फेथ है। तो अगर मैं फेथ के हिसाब से चलूं तो क्या हुआ होगा, देखते हैं। अगर मैं अपनी फेथ के हिसाब से चलता हूं, इसको छोटा करते हैं पहले। तो अगर मैं फेथ के हिसाब से चलूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप पता है क्या करो, आप ना n-1 डिस्क को मूव कर दो। मतलब यहां पर तो सिर्फ nth डिस्क बचेगी, बाकी सारी की सारी हट जाएंगी यहां से। ये आपकी n-1 डिस्क कहाँ गई, ये यहां पर आ गई। तो ये क्या है, मैं ये कह रहा हूं ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-3, सो ऑन करते करते ये 1 है। द थिंग दैट आई हैव हियर इज फेथ। फेथ है मेरे को कि अगर मेरे को n डिस्क को किसी टार से किसी टार में मूव करना है तो मैं n-1 डिस्क को मूव करना जानता हूं, ये मैंने फेथ रखा है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये कैसा फेथ है, मतलब एन डिस्क को मूव करने के लिए n-1 अगर हम मूव करनी जानते भी हैं तो क्या हो जाएगा उससे, और आपने इसको यहां से उठाकर यहां क्यों ले आए आप। तो अभी बता रहा हूं मैं, देखो। अगर मान लो मेरे को n-1 डिस्क को मूव करना आता है तो मैंने क्या करा, पहले मैं n-1 डिस्क को यहां से उठाकर यहां ले आया। अब मैं पता क्या कह रहा हूँ, ये nth डिस्क है ना, इसको उठाकर यहाँ भेज दो। एक डिस्क को मूव करना तो बहुत सिंपल है। एक डिस्क को व्हेन देयर इज ओनली वन सिंगल डिस्क, तो क्या मैं उसको बिना कोई रूल तोड़े आराम से मूव कर सकता हूँ। इसमें क्या ही रूल टूटेगा, एक ही तो डिस्क है, उठाओ यहां से यहां रख दो, बस। कोई रूल नहीं टूट रहा, कुछ नहीं हो रहा, हमको पता ही है ये वाला टार खाली है। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये मैं कर ही सकता हूँ। एक ही तो डिस्क थी, जब एक ही डिस्क थी तो मैंने कहा ठीक है यार, इसको उठाओ यहाँ रख दो। ये हमने कर दिया। यहाँ पर हमारी nth डिस्क आ चुकी है। ये हमारा सोर्स था फॉर द ओरिजिनल प्रॉब्लम, ओरिजिनल प्रॉब्लम के लिए ये डेस्टिनेशन था, और ये हमारा ऑक्सिलरी था। तो अभी देखो क्या करा, मैंने कहा n-1 का फेथ है हमें कि मूव कर जाएगी। अगर कर जाएगी, पहले तो मैं आपको सोल्यूशन बना के दिखा रहा हूँ कि बनेगा कैसे। n-1 से हम अपना सोल्यूशन कैसे बना पाएंगे, मैं डायरेक्टली पहले वो दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने क्यों सोचा n-1 को मूव करना। मतलब मैंने आपको बताया था रिकर्शन इज बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ना। तो ऐसी कौन सी छोटी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम जानते हैं, क्या है ऐसा, वो भी बताऊंगा। बट अभी के लिए सबसे पहले हमने मान लिया कि n को अगर मूव करना है फॉलोइंग द रूल्स, फॉलोइंग द रूल्स, n-1 अपने आप मूव हो जाएंगी अगर मैं फंक्शन को n-1 के लिए कॉल लगा दूंगा तो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है कि रूल्स अपने आप फॉलो हो जाएंगे, रूल्स अपने आप सारे के सारे फॉलो हो जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग फेथ है। हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि रूल्स फॉलो होंगे, हमें नहीं पता। फेथ रखी है भाई, फेथ तो ऐसे ही रखते हैं, अंधा फेथ रख देते हैं, कोड जब बाद में चलाते हैं तो देखते हैं हमारा फेथ सही था या नहीं। तो ठीक है, n-1 को तीसरे टार में मूव कर दिया जो ऑक्सिलरी था। फिर एक डिस्क को मूव करना हमें आता है, एक डिस्क को मूव करना इज बेसिकली नथिंग अगेंस्ट द रूल्स। आप एक डिस्क को मूव कर रहे हो, इसको उठाओ यहां से यहां ले आओ, कर दिया जी मूव, कर दिया, बहुत ही सिंपल है। अब फाइनली क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर जो, यहाँ पर अभी भी क्या था, यहाँ पर तो अभी भी हमारे पास में n-1 डिस्क ऐसे पड़ी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में n-1 डिस्क ऐसे पड़ी हुई थी, ये हमारा n-1 था, ये n-2 था, एंड सो ऑन, ये 1 था। अब मैं पता है क्या कह रहा हूँ, फिर से मेरे को n-1 डिस्क को तो मूव करना आता है। एंड मैंने आपको अभी प्रूव करवाया था कि अगर मेरे को इस डिस्क से इस डिस्क, मतलब अगर मेरे को इस वाले टार से इस वाले टार में n डिस्क को मूव करना आता है तो भैया मेरे को इससे इसमें भी करना आता है, मेरे को इससे इसमें भी करना आता है, मेरे को हर जगह से हर जगह मूव करना आता है। तो अगर मेरे को n-1 डिस्क को किसी टार से किसी टार में मूव करना आता है तो अब क्या दिक्कत है, अब इसको यहां से यहां मूव कर लो, इसको एज एन ऑक्सिलरी टार यूज करके। तो ठीक है, nth जो पड़ा हुआ है वो पड़ा रहे, वो पड़ा रहे। हम रूल्स को फॉलो करते हुए n-1 डिस्क को यहां से उठाकर यहां ले जाते हैं, मतलब यहां से उठाकर यहां ले जाते हैं और इसको एज एन ऑक्सिलरी टार यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, देख लेते हैं एक बारी।
तो भाई मैंने कहा कि n वाला तो यहाँ पे पहले से पड़ा था, n-1 डिस्क जो है बाकी आप उनको उठाकर ऊपर ले आओ इस तरीके से, एंड यहाँ पर ये n है, ये n-1 है, एंड सो ऑन, ये 1 है आपका। ये क्या है? ये है सोर्स। ये क्या है? ये है डेस्टिनेशन। ये क्या है? ये है ऑक्सिलरी। तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहाँ पे? बताओ, क्या यही करना था हमें? इतना ही था हमारा क्वेश्चन, कि हमको n डिस्क्स को भाई पहले टावर से दूसरे टावर में मूव करना था, यूजिंग द थर्ड टावर एज ऑक्सिलरी टावर। ये मैंने एक बार नहीं समझाया है, अभी ये 2-3 बारी ये पूरी चीज रिपीट करूंगा मैं। बट अभी एक ओवरव्यू बताओ, समझ में आया आपको? क्या आपको एक ओवरव्यू समझ में आया कि हमने यहाँ पे क्या करा है? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत ध्यान से सोचना है इस क्वेश्चन को। मैंने रूल्स कहाँ फॉलो करे? मैं तो n-1 डिस्क को उठाकर यहाँ ले आया। हमको तो रूल में मेंशन था बहुत साफ साफ, क्या? मूव 1 डिस्क एट अ टाइम। मैं तो n-1 डिस्क उठा के ले आया। कहाँ रूल फॉलो किया मैंने, बताओ? हो रहा है रूल फॉलो या नहीं हो रहा? क्या लग रहा है आपको? जब मैं n-1 डिस्क को उठाऊंगा और डायरेक्टली उठाकर मैं कह रहा हूँ यार n-1 डिस्क उठाओ, पहले तो यहाँ से बोल दिया मैंने। पहले मैंने क्या करा? पहले मैंने यहीं से बोल दिया कि n-1 डिस्क उठा के यहाँ ले जाओ। फिर मैंने क्या बोल दिया? फिर मैंने क्या दिया, जब एक डिस्क को मूव करने में तो चलो ठीक है, मैंने रूल फॉलो करा, एक ही डिस्क मूव हो रही है, ना कोई हम स्मॉलर के ऊपर लार्जर रख रहे, ना हम कोई बीच में से या एंड वाली डिस्क उठा रहे, जो टॉप पे पड़ा था वही उठाया हमने। फिर मैंने यहाँ पे यार फिर से n-1 डिस्क को उठाकर इकट्ठे मूव कर दिया, तो रूल कहाँ फॉलो हुए? वो एक साथ नहीं कर रहे, आप एक एक करके कर रहे हो, वो ये एक साथ नहीं जा रही है मैनेजमेंट। ठीक वो है। ये करके ही जाएगी। ठीक है, तो हमारा फेथ जो है वो हमारा यहाँ पर मदद करेगा। जब हम ड्राई रन करेंगे तो आपको दिखेगा, मैंने जो बोल दिया है ना n-1, वो एक एक करके ही जाएगी, वो इकट्ठे नहीं जाने वाली, वो एक एक करके ही जाएगी। वो कैसे जाएगी वो हम अभी देखेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं, एक्सपेक्टेशन क्या थी वापस से? 3 डिस्क थी, n=3 के लिए एक्सपेक्टेशन ये थी कि आपको यार इसको उठाकर यहाँ लेकर चले जाना है, ये एक्सपेक्टेशन थी मेरे से। तो मैंने यार ये डिड्यूस करा कि अगर n डिस्क के लिए मैं पहले n-1 डिस्क को क्या करूं, सोर्स से उठा के ऑक्सिलरी में भेज दूं यूजिंग डेस्टिनेशन एज एन ऑक्सिलरी टार, तो n-1 डिस्क यहाँ जाएंगी। फिर एक डिस्क को यहाँ से यहाँ भेजना मेरे को आता है, वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर। फिर वापस क्या करो, n-1 डिस्क को जो आपका ऑक्सिलरी था वहां से उठाकर डेस्टिनेशन पर ले आओ यूजिंग दिस सोर्स एज एन ऑक्सिलरी टास्क। ठीक है, ये क्या आपको दिख रहा है? ये सेम टाइप ऑफ वर्क हो रहा है जो मैंने बताया था, रिकर्शन, डिवाइड एंड कॉन्कर। जो स्मॉल टास्क होता है वो लार्जर टास्क का मतलब सबसेट होता है, सेम ही होता है एक तरीके से। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आपको ध्यान से मैं दिखाता हूँ, अब ध्यान से देखना। एन डिस्क को यहाँ से यहाँ मूव करना था आपने, ये वाले स्टेप में आपने पता है क्या करा? टावर ऑफ हनोई फंक्शन ही सॉल्व करा है आपने। बस आपने n-1 डिस्क को मूव करा है। कहां से कहां पे मूव करा है? अगर मैं इसको T1, T2 एंड T3 बोल रहा हूं ना, तो आपने T1 से उठाकर T3 पे मूव कर दिया है। T2 आपका ऑक्सिलरी था। मैं यहाँ पे बता देता हूं, दिस इज सोर्स, दिस इज डेस्टिनेशन एंड दिस इज ऑक्सिलरी। ठीक है, देख लो सेम टाइप का प्रॉब्लम ही तो सॉल्व हो रहा है, टावर ऑफ हनोई तो सॉल्व हो रहा है यहाँ पर। ये तो है ही है पक्का टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम। कैसे? अगर दिख रहा हो तो दिखा देता हूं, ये टावर ऑफ हनोई ही है। क्या है ये? टावर ऑफ हनोई में आपने एक डिस्क को उठाया है, आपने एक डिस्क को उठाया है, और आप टावर 1 से उसको टावर 2 ले आए, टावर 3 का यूज आप करते हुए। अब आप सोचोगे टावर 3 का यूज कहाँ करा? अरे भाई ऑक्सिलरी टावर है वो, हमने यूज नहीं करा, नहीं करा, पड़ा तो हुआ है, टावर पड़ा तो हुआ है, हमने यूज नहीं करा, नहीं करा। क्या है उसमें? तो रूल तोड़ना है कि आपको हर बार यूज करना ही है उसको, नहीं करा। एक डिस्क जब मेरे को मूव करनी है तो मैं देख ही सकता हूँ, एक डिस्क मूव करना तो बहुत स्मॉल प्रॉब्लम है ना, उसमें मेरे को तीसरे टार की जरूरत ही नहीं है, एक डिस्क को तो मैं डायरेक्टली उठाकर मूव कर दूंगा। तो ठीक है, नहीं करा मूव। तीसरा भी देख लो, तीसरा भी टार ऑफ अनोई ही है, तीसरा भी प्रॉब्लम वही है, डिवाइड एंड कॉन्कर प्रॉपर फॉलो हो रहा है। n-1 डिस्क को फिर से, अब आपने n-1 डिस्क को उठाया, आप उसको T3 से T2 पर ले गए, T3 से T2 पर ले गए, T1 को आपने ऑक्सिलरी बना लिया इस बारी। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, और ये हमारा ऑक्सिलरी। ठीक है, तो दिख रहा है डिवाइड एंड कॉन्कर फॉलो होता हुआ।
दिख रहा है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर तो हमने नहीं तोड़ा, टावर ऑफ एनआई को टावर ऑफ एनओई में ही सॉल्व कर दिया है। ऑब्वियसली लाइक आप लोग जब बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे आगे जाके, ग्राफ वगैरह में भी रिकर्शन यूज होती है, ट्री में भी रिकर्शन यूज होती है, तो आपको लगेगा यार रिकर्शन तो हम सिर्फ ट्रैवर्स करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें हम स्मॉल प्रॉब्लम लार्ज प्रॉब्लम ये सब कहाँ कर रहे हैं। बट वो काफी आगे जाके है, बेसिक रिकर्शन में आपको साफ साफ जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये कैसे रिलेटेड है डिवाइड एंड कॉन्कर से, ये सब एक्सपेक्टेशन फेथ वगैरह ये बहुत क्लियरली दिखेगा और बार बार ये रिपीट होगा। अब ग्राफ के क्वेश्चन जब आप करोगे आगे जाके तो उसमें आपको बिठाकर कोई एक्सपेक्टेशन फेथ नहीं करवाने वाला है, इसलिए यहाँ पर बेस बहुत अच्छा बना लो, क्योंकि वहां पर ये सब नहीं होगा कुछ भी रिपीट, कोई एक्सपेक्टेशन कोई फेथ कुछ नहीं। वहां डायरेक्टली जब अर्चित पढ़ाएगा ऑब्वियसली अच्छा ही पढ़ाएगा, बट वो ये नहीं मतलब सोचेगा कि आपको रिकर्शन भी उसको दोबारा पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छे से कर लो यहाँ पे रिकर्शन, रिकर्शन गया तो सब कुछ गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमने फेथ लिया था ना, उसी को मैंने बस दो हिस्सों में तोड़ दिया है। क्या तोड़ दिया है भाई, पहला देखो, ये जो है ना ये तो हमने एक ही डिस्क मूव करी है, ये कोई फेथ नहीं है, ये कोई फेथ नहीं है, ये तो मैंने वन डिस्क मूव करी है, ये तो बहुत बेसिक सा मूव है। यहाँ पर फेथ है, n-1 डिस्क को मूव करना आता है, n-1 डिस्क को मूव करना आता है, ये फेथ है। तो आई एम कॉलिंग दिस एज फेथ 1। ठीक है, इसको मैं फेथ 1 नंबर कर रहा हूँ एंड इसको मैं फेथ 2 नंबर कर रहा हूँ। अब मेरे को बता दो क्या ये अलग अलग फेथ है, एक ही फेथ है वैसे, क्या ये अलग अलग फेथ है, हमने दो फेथ रखे हैं या फेथ हमने एक ही रखा है। नंबरिंग तो कर दी मैंने 1 एंड 2, सेम फेथ है, बिल्कुल ठीक बात है यार, अलग अलग लग रहा है, नंबरिंग अलग अलग कर दी, सेम फेथ है, फेथ तो एक ही है। क्या कि n-1 डिस्क को किसी टार से किसी टार में किसी टार को यूज करते हुए मूव करना हमें आता है, फॉलोइंग द रूल्स। ठीक है, फेथ तो एक ही। अब हम देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या तोड़ा है, बस इसको इसको फेथ 1 बोल दिया। क्या कि n-1 डिस्क को टावर 1 से 3 में मूव करना आता है 2 यूज करके, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने टावर 1 से 3 में मूव करना आता है 2 को यूज करते हुए, इसको मैंने फेथ 1 का नाम दे दिया है। फॉर n इज इक्वल टू 2 आप देख सकते हो क्या है फेथ, कि मैं दो टार को मूव करना जानता हूँ, ये मेरे दो टार हैं, इनको मैंने यहाँ पर मूव कर दिया है, डेस्टिनेशन ये बना दिया मैंने। देखो इस बार मैंने तीसरा टार इस वाली प्रॉब्लम के लिए n-1 के लिए जो बीच वाला टार था, जो एक्चुअली में हमारा डेस्टिनेशन टार था T2, यहाँ पर ये डेस्टिनेशन टार था ना, ये हमारा अब इस छोटी प्रॉब्लम के लिए ऑक्सिलरी बन गया है और ये डेस्टिनेशन बन गया है। क्यों बन गया है, क्योंकि मेरे को मूव ही T1 से T3 करना था। क्या ये चीज समझ में आई कि इस छोटी प्रॉब्लम के लिए डेस्टिनेशन ये है, क्या ये चीज समझ में आई। क्योंकि अगर मैं n-1 डिस्क को यहाँ पर लाऊंगा तभी मैं nth डिस्क को यहाँ से उठाकर यहाँ ला पाऊंगा और फिर इनमें n-1 डिस्क को उठाकर यहाँ मूव कर पाऊंगा, तो मेरे लिए डेस्टिनेशन ये है। क्या ये चीज समझ में आई, फेथ 1 में डेस्टिनेशन एंड सोर्स चेंज हुए हैं, डेस्टिनेशन एंड ऑक्सिलरी चेंज हुए हैं। और लोग, क्या ये चीज बैठी दिमाग में। थोड़ा आंसर करो यार, चीजें समझ में नहीं आ रही तो बताओ। सुमित कुछ पूछ रहे थे। नहीं नहीं भैया, आगे से मुझे ही कह रहा था। ठीक है, और लोग बताओ यार चैट में, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बताओ। आदित्य, आकाश, अमीशा, ईरम, कारुष, नरेश, रिंकू, सौरभ, आ रहा है समझ। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करा, इस चीज को हमने फेथ 1 बोल दिया। फिर सेकंड फेथ क्या है, सेकंड फेथ मैंने वही कर लिया आपका कि चलो सेकंड फेथ का आगे मैंने लिख नहीं रखा, लिख के दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये है टावर ऑफ हनोई। आप फिर से n-1 डिस्क जो कि यहाँ पे 2 है, उसको आप मूव कर रहे हो कहाँ से लेकर कहाँ पर, आप T3 से T2 में मूव करोगे और T1 आपका बेसिकली
ऑक्सिलरी टावर के तरीके से काम करेगा। ये फेथ थी। एंड फिर मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ के 3 स्टेप मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे, फिर भी एक बार ही देख लेते हैं, ढंग से यहाँ पे लिख रखे हैं। मूव n-1 डिस्क फ्रॉम T1 टू T3 यूजिंग T2। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये n-1 डिस्क जो है 1 और 2 n-1 डिस्क हैं, इसको हमने क्या करा, इसको हमने T1 से T3 में मूव कर दिया T2 को यूज करते हुए। कैसे यूज करा है, क्या करा है, वो तो हम लो लेवल थिंकिंग में सोचेंगे, अभी तो हम हाई लेवल सोच रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से सोच के कोड लिख देंगे हम। तो ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पर इन डिस्क को यहाँ से उठाकर यहाँ मूव कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला मूव nth डिस्क फ्रॉम T1 टू T2, ये डिस्क जो यहाँ पड़ी है इसको यहाँ पर भेज दो, तो ये कर दिया हमने। एंड थर्ड स्टेप क्या है, इन वाली डिस्क को यहाँ उठाकर लेकर आना पड़ेगा, यानी कि मूव n-1 डिस्क फ्रॉम T3 टू T2 यूजिंग T1। ये हमारा सेकंड फेज था, इन डिस्क को उठाकर यहाँ पर ले आओ, तो वो हमने कर दिया। हमारा प्रॉब्लम इतने से सॉल्व हो गया है, ये हमारी हाई लेवल थिंकिंग यहाँ पर खत्म हो गई है। तो अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है, ये लॉन्ग क्या दे रखा है, क्या रिटर्न करना है हमें। एक्चुअली में ना अभी हम बैकएंड पे देखेंगे, जैसे हमने यार क्या करा है, अभी हम लो लेवल थिंकिंग में देखेंगे कि जब हम ये देखो यहाँ से ये डिस्क हमने उठाकर यहाँ पर लेकर आए, ये हम लेकर आए सिंगल डिस्क, 1 डिस्क मैंने उठाई और मैं यहाँ ले आया, दिस इज 1 मूव, ये हमने 1 मूव चला है, ठीक है, एक मूव चलाया हमने। तो ये एक्चुअली में हमसे काउंट ऑफ मूव्स रिटर्न करवा रहा है कि कितने मूव्स लगेंगे, कितने मूव्स लगेंगे उनका काउंट रिटर्न करना है आपको, साथ ही साथ में आपको प्रिंट भी करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपसे प्रिंट भी करवा रखा है, मतलब टेप कोडिंग वाले में सिर्फ प्रिंट करना है, यहाँ आपको काउंट भी बताना है और प्रिंट भी करना है कि कितने टोटल मूव्स हमारे लग रहे हैं, कितने टोटल मूव्स हमारे लग रहे हैं, एंड ठीक है कितने टोटल मूव्स लग रहे हैं, हर मूव प्रिंट भी करना है आपको। तो ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जो यहाँ पर फेथ रखी है ना, उसी के बेसिस पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा। हमने यहाँ पर बात करी इस चीज की कि ये हमारा फेथ 1 है, ये हम खुद कर लेंगे, ये है। तो नंबर ऑफ मूव्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ मूव्स अगर मेरे को कैलकुलेट करने हैं, तो मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये जो n-1 डिस्क को आप टावर 1 से टावर 3 लेकर गए हो ना यूजिंग टावर 2, इसमें कुछ नंबर ऑफ मूव्स लगे होंगे से x, एक मूव यहाँ लगाए, एक मूव यहाँ लगाए, सिर्फ क्या आपने अपनी डिस्क को इस वाले टावर पे मूव कर दिया, इस डिस्क को इस वाले टावर पे मूव कर दिया, 1 मूव। एंड इसमें वाई मूव्स लगे होंगे लेट से, क्यों, क्योंकि आपने n-1 डिस्क को आपने वापस इधर मूव करा है। एक्स और वाई को ले रहा हूं क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कितने मूव लगेंगे। जर देखो अभी आपको दिखाऊंगा, 3 डिस्क है लेकिन 3 मूव लगे, ये जरूरी नहीं है, मूव्स कितने लगेंगे वी डोंट नो, हमें पक्का नहीं पता है। वैसे 3 के लिए 7 मूव्स लगेंगे, हम देखेंगे अभी, बट वैसे बता रहा हूँ कि 3 डिस्क के लिए भी कितने मूव लगेंगे, 5 डिस्क के लिए एग्जैक्ट कितने मूव लगेंगे हम कह नहीं सकते, हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ मूव्स जो है ऐसे मालूम नहीं है। और प्लस अभी हमको क्योंकि हर एक मूव प्रिंट भी करना है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमको हर एक मूव जैसे ही हम उसको प्रिंट करेंगे हम उस मूव को काउंट कर लेंगे, ठीक है। बट आप मेरे को ये बताओ कि मैंने एक फेथ ये लगा दी टावर ऑफ हनोई n-1 T1 T3 T2, यानी कि इन n-1 डिस्क को यहां से उठाकर यहाँ ले जाओ, ठीक है। और एक मैंने बोला आपको कि क्या करो, एक डिस्क को मूव करो, एक डिस्क को मूव करना है 1 मूव, फिर इस n-1 डिस्क को आप उठाकर यहाँ मूव कर दो, ठीक है। तो मेरी ये फेथ कंप्लीट नहीं हुई है अभी, मेरी फेथ पता है क्या है, मेरी फेथ ये है n-1 डिस्क टावर 1 से टावर 3 पे मूव हो सकती हैं, साथ ही में उसके नंबर ऑफ मूव्स मेरे को रिटर्न हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग दे रखा है, रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन कुछ ना कुछ। तो n-1 डिस्क मूव भी हो जाएंगी एंड आई विल ऑल्सो गेट द आंसर कि n-1 डिस्क को मूव करने में कितने नंबर ऑफ मूव्स लगे हैं, ये नंबर ऑफ मूव्स कितने लगे हैं, ये आंसर भी मेरे को मिलेगा, ये आंसर भी मेरे को मिलेगा। तो मेरे को बता दो टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितने हो गए इन तीनों की टर्म्स में, x y एंड 1, इनकी टर्म्स में टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितने हो गए n डिस्क्स को मूव करने के लिए। नहीं 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 नहीं, देखो मूव सेम नहीं होंगे,
अच्छा आप ये कह रहे हो कि इस वाली फेज के एक्स के एंड वाई ये आपस में सेम है, ये कह रहे हो आप? हाँ यस सर। हाँ वो सेम है, वो सेम है, एक्स एंड वाई सेम होंगे, बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ मूव्स बताओ। एक्स प्लस वाई प्लस वन, एक्स प्लस वाई प्लस वन इज द टोटल नंबर ऑफ मूव्स। क्या मतलब? भैया n माइनस वन डिस्को यहां मूव करने में जितने नंबर ऑफ मूव्स लगे, प्लस n माइनस वन डिस्को यहां से यहां मूव करने में जितने नंबर ऑफ मूव लगे, प्लस वन। वन क्या कि मैंने भी तो अपने डिस्को यहां से यहां मूव करा था, एक मूव उसको। तो ये x प्लस वाई प्लस वन विल बी द टोटल नंबर ऑफ मूव्स, एंड हेयर x इज इक्वल टू वाई। क्यों? क्योंकि सेम ही तो फेथ है, फेज सेम ही तो है, n माइनस वन डिस्क को मूव कर रहे हो आप, इधर भी n माइनस वन को एन डिस्क को ही मूव कर रहे हो। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका टॉर्क कोई भी हो। क्या अब कंप्लीट फेज समझ में आया? बता दो, कंप्लीट फेज समझ में आया? हमको क्वेश्चन में सिर्फ पाथ प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ हमको हर मूव प्रिंट नहीं करना है, हमको टोटल नंबर ऑफ मूव्स रिटर्न भी करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मूव्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ मूव्स यही तो है कि भाई जितने मूव लगे एन माइनस वन डिस्क को यहाँ से यहाँ ले जाने में, प्लस एक मूव लगेगा एनएच डिस्क को यहाँ से यहाँ लेके जाने में, प्लस जितने भी मूव लगेंगे एन माइनस वन डिस्क को यहाँ से यहाँ लेकर आने में। बताओ क्या पूरा फेज समझ में आया है? और लोग बता दो यार जल्दी प्लीज। क्या हो गया आज आप लोग की एनर्जी डाउन है, मूड नहीं है जवाब करने का, क्या हो गया? दोबारा पूछ रहा हूँ एक बारी, समझ में नहीं आ रहा क्या? अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्या? बता दो। नहीं मतलब नहीं आ रहा? नहीं का मतलब क्या? आ रहा है या नहीं आ रहा है ऐसे लिखो पूरा। नहीं आ रहा समझ? ठीक है अभी आएगा, अभी दोबारा करते हैं, आएगा समझ। और लोग बताओ जिनको नहीं आ रहा वो बताओ, और जिनको आ रहा है बताओ यार प्लीज, ऐसे मत करो। और लीव मत कर देना जिनको समझ नहीं आ रहा, रुक जाना, आ जाएगी एक एक चीज समझ। समझ में आ रहा है ठीक है। यार फिर नाम लेके पूछूं, आ रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ डिफिकल्ट तो है। आदित्य, आकाश, अमीशा, ईरम, आप लोग को आ रहा है समझ? आकाश ने तो बोला है आ रहा है, आदित्य को भी आ रहा है, ईरम को भी आ रहा है, रिंकू को नहीं आ रहा, ठीक है। रिंकू एंड अनस आपको नहीं आ रहा, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। सौरभ आपको आ रहा है? सौरभ, सूरज, तुषार, वैभव। ठीक है अभी आएगा, अब 2 मिनट रुको। अभी तक जो मैंने बताया है ना, एक बारी मैं रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, जल्दी से। देखो बात यह है कि हमारे पास में, और प्लीज लीव मत करना जिनको आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा जो भी है लीव मत करना। ड्राई रन अभी इसका होगा तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, तो इसलिए कह रहा हूँ लीव मत करना। इसमें फेथ थोड़ा मुश्किल पार्ट है, मेरे को पता है इसका फेथ थोड़ा मुश्किल है, दिमाग में बात बैठती नहीं है कि ऐसे कैसे हो रहा है।
एंड मैंने भी ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार ही सॉल्व कर रखा है, तब मेरे को पूरी तरीके से बैठा था दिमाग में अच्छे से, मतलब बैठ तो गया था 2-3 बारी में ही, बट याद अच्छे से तभी हुआ था। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने 8 से 10 बारी करा है तो आप लोग देख लेना, जितनी जरूरत पड़े उतना कर लेना एक बारी इसको अच्छे से। देखो बात क्या है, आपको ना एन डिस्क दे रखी है और आपको टार 1 से उनको टार 3 में, टार 2 में मूव करवाना है। ये आपका लेट से सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर मैं इसको वापस से रीसेट कर दूं तो देखो, इसने बोल रखा है कि टू का मतलब है आपका, मतलब फ्रॉम का मतलब है आपका जो सोर्स है, टू मतलब डेस्टिनेशन, एंड ऑक्सिलरी मतलब जो एक्स्ट्रा टार आपको दे रखा है। तो यहाँ पर पैरामीटर में सेकंड नंबर पे टू है, फर्स्ट नंबर पे फ्रॉम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले सोर्स है, फिर डेस्टिनेशन है, एंड फिर ऑक्सिलरी है। इस तरीके से अरेंज्ड है, मैंने वो ऐसे बोला। अरेंज आप कैसे मर्जी कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि अभी के लिए एन मान लो 3 है, 3 डिस्क है अभी के लिए मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर टार फिक्स है, टार 3 ही होंगे हमेशा, देख लो आप 3 ही तो दे रखे हैं। एन वेरिएबल है, एन क्या है, नंबर ऑफ डिस्क, ये जो नंबर ऑफ डिस्क है ना ये वेरिएबल है, टार तो 3 ही होंगे हमेशा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको ना इन डिस्क को, ये जो एन डिस्क है इसको टार 1 से टावर 3 में लेके जाना है, और कुछ रूल्स फॉलो करने हैं बस हमको। टार 1 से टार 2 में लेके जाना है, जो डेस्टिनेशन है वहां लेके जाना है। ये ऑक्सिलरी है, ये एक्स्ट्रा है, इसका आप यूज कर सकते हो। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, इसको क्या कहाँ यूज करोगे, कि भाई किसी डिस्क को, भाई आपको ये रूल्स फॉलो करवाने हैं। कौन से रूल, कि भाई कोई भी, ये आपकी बड़ी डिस्क है जिसका नंबर बड़ा होगा, एन होगा, लेट से आपकी छोटी डिस्क n-1 है, ये वैलिड है। आप n-1 के ऊपर n नहीं रख सकते, आप बड़ी डिस्क को छोटी डिस्क के ऊपर नहीं रख सकते। आपको एट अ टाइम एक ही डिस्क को मूव करना है, एंड आप उसी डिस्क को मूव कर सकते हो जो किसी टार के टॉप पे है। ऐसे नहीं कि अगर यहाँ पर ऐसे 3 डिस्क है तो मैं 2 को मूव कर दूंगा डायरेक्टली, या मैं 3 को मूव कर दूंगा, नहीं, इस टार में से मैं सिर्फ डिस्क 1 को मूव कर सकता हूँ। तो ये 3 जो रूल है वो फॉलो करते हुए आपको इस टार में से डिस्क सारी निकालकर इस टार के अंदर डाल देनी है, और ये आपका एक्स्ट्रा टार है, ठीक है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये यूज क्यों होगा, भाई मान लो मैंने ये वाली डिस्क निकाली, छोटी डिस्क निकाली, अब छोटे डिस्क को अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ डायरेक्टली, यार ये काम तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैं, ये बड़ी डिस्क है, इसको तो अब मैं क्या करूंगा, मतलब या तो मैं क्या करूं, इसके ऊपर तो नहीं डाल सकता ना, मैं बड़ी डिस्क को यहाँ नहीं डाल सकता। तो क्या करना है, अगर मेरे को इस बड़ी वाली को हमेशा ही छोटी के नीचे रखना है तो क्या करो, इस बड़ी वाली को यहाँ तो यहाँ डाल दो, और फिर इस छोटी वाली को यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दो। तो आप देख पा रहे हो कुछ यूज है इस वाले टार का, इसीलिए ये टार दे रखा है, ऐसे नहीं फालतू में दे दिया है, कुछ यूज है। तो आपको वो सारे रूल्स जो बताए वो फॉलो करते हुए इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है। तो मैं पता है क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ हमने रखा है, वो फेथ अगर आपको समझ में आ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर है। बस फेथ को थोड़ा सा अभी के लिए आपको ये हैंडल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि फेथ चल रहा है, ठीक है। आई नो स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में जो पहली बार कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत होगी फेथ मानने में, कि भैया ऐसे कैसे, पर मानना, ठीक है। जब ड्राई रन दिखाऊंगा तो एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा पेशेंस चाहिए यार इस वाले क्वेश्चन में, और वो मतलब कई लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, तो पेशेंस मत छोड़ना, बार बार कह रहा हूँ, क्लास छोड़ के मत जाना आज, ठीक है। ये हमारे पास में 3 डिस्क है, मैं सिंपल कह रहा हूँ, बहुत सिंपल फेथ है कि 1 2 3, अगर 3 डिस्क है, n डिस्क है, तो n-1 डिस्क को पता है क्या करो, हमारे पास में ये फिक्स है, ये टार 1 टार 2, टार 1 ये है, ये टार 2 है बीच वाला, एंड ये वाला टार, ये वाला जो है ये टार 3 है। आपको टार जो 2 है वो आपका डेस्टिनेशन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार n-1 डिस्क को ना, n-1 डिस्क को फेथ रख रहा हूं कि अगर n डिस्क को मूव करना मेरा काम है तो n-1 डिस्क मैं फेथ रख रहा हूँ कि अपने आप मूव की जा सकती है अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ उसके लिए। तो n-1 डिस्क को मैं ये कह रहा हूँ कि 1 से 2 पे मूव नहीं करूंगा, 1 से 2 पे नहीं करूंगा, 1 से 3 पे मूव करूंगा पहले। 1 से 2 पे क्यों नहीं करूंगा, अगर मैं 1 से 2 पे मूव कर देता हूं तो यार ये ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब ये n-1 है, ये 2 है, ये 1 है। अब आप थर्ड वाली को कहाँ लेकर जाओगे, अब आप थर्ड वाली को कहाँ लेकर जाओगे बताओ, थर्ड को इसके ऊपर रखोगे, इसके ऊपर तो रख नहीं सकते, थर्ड को यहाँ रखोगे, रख दो यहाँ पे रखोगे। इसके बाद फिर अब आप कैसे लेकर आओगे वापस इसको अपनी स्टेट में, नहीं लेकर आ पाओगे ना, ठीक है। या लेकर आओगे तो नंबर ऑफ मूव ज्यादा लगेंगे, कि भैया वापस आप इसको खाली कर रहे हो, कुछ ना कुछ करते रहोगे, आप नहीं लेकर आ पाओगे। तो इसलिए n-1 डिस्क को इस एक्स्ट्रा वाले टार में भेज दिया। अगर n-1 को भेज दिया तो nth डिस्क तो अभी यहीं पड़ी है, ठीक है।
तो कुछ नंबर ऑफ मूव्स आपने चले होंगे। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि आपने n-1 टार को भेजा है। तो देखो n-1 टार को आपने टावर 1 से उठाकर टार 1 से आपने उठाया और टार 3 में भेज दिया, यूज आपने कर लिया उसके लिए टार 2। कैसे यूज करा अभी हमको नहीं मालूम, जब हम लोग लो लेवल थिंकिंग करेंगे तो देखेंगे। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है इस केस में, और ये हमारा ऑक्सिलरी टार है। ठीक है जी। अब मैंने मान लिया कि अगर ये यहाँ पर मूव हो चुके हैं तो nth डिस्क को उठाकर इस वाले डेस्टिनेशन पर भेज दो। तो यार ये तो सिंपल ही है, यहाँ पर हम खुद ही प्रिंट करवा लेंगे, खुद ही ये स्टेप प्रिंट करवा लेंगे क्या कि nth डिस्क को उठाओ एंड क्या करो T1 से उठाकर T2 में भेज दो। ठीक है, ये तो दिख रहा है हमको। तो nth डिस्क को उठाया और T1 से उठाकर हमने क्या करा T2 पे भेज दिया। ठीक है, और ये हमारी n-1 डिस्क यहाँ पे अभी भी पड़ी हुई है, ये 2-1 है, ये 2-1 है। अब जो थर्ड स्टेप है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार आप मान लो n-1 डिस्क, क्योंकि आपने फेथ माना था कि n-1 डिस्क को मैं मूव कर सकता हूँ, तो यार बस n-1 डिस्क को किसी टार से किसी टार में ले जा सकता हूँ, यही मेरा फेथ है। अब कहीं से कहीं ले जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। तो n-1 डिस्क को अगर मेरे को मूव करना आता है तो मैं मान लेता हूँ n-1 डिस्क को अब की बारी क्या करूंगा, ये थर्ड वाली तो नीचे पड़ी है, ये पड़ी रहे अनडिस्टर्ब रहेगी। मैं n-1 डिस्क को इस वाले टार का यूज करते हुए यहाँ पर भेज दूंगा, इस वाले को ऑक्सिलरी मानते हुए यहाँ पर भेज दूंगा n-1 डिस्क को, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ टावर ऑफ हनोई में n-1 डिस्क को टावर 3 से मैंने टावर 2 पे भेज दिया, टावर 1 को मैंने ऑक्सिलरी टार के तौर पे यूज कर दिया है। तो ऐसा करने से मेरा जो मूव्स हैं वो आराम से हो जाएंगे। मैं तीनों की तीनों डिस्क को यानी n डिस्क को मैं यहाँ पर लेके आ पा रहा हूँ। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया अगर n-1 डिस्क मूव करने में x मूव्स लगते हैं, क्योंकि n-1 इकट्ठे मूव नहीं हो रही होगी, एक एक करके डिस्क मूव होगी। मेरा फेथ ये था कि जो ये जो कॉल लगाई है, रिकर्सिव कॉल लगाई है, ये जो फेथ है ये एक एक करके डिस्क को मूव करता है, क्योंकि रूल है, वो रूल को फॉलो करता है तो एक एक करके मूव करता है। बट हमने अभी के लिए इकट्ठे बोल दिया कि मूव हो गई, बट हो तो एक एक करके ही रही होगी। तो लेट से इसमें एक्स मूव लगे, अब अगर इसमें एक्स मूव लगे तो यार इसमें भी एक्स ही लगेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ n-1 डिस्क मूव हो रही है, यहाँ भी तो n-1 डिस्क की मूव हो रही है, तो सेम नंबर ऑफ मूव लगेंगे। और ये क्या है, एक डिस्क को यहाँ से यहाँ लेकर जाना इज 1 मूव। तो आंसर क्या है, आंसर क्या है 2 into x मूव प्लस 1। 2x मूव यानी n-1 को 2 बारी मूव कर रहे हो, एक बारी यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हो और एक बारी यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हो, तो 2 into x हो गया। और 1 क्या ये वाली डिस्क को जो आप यहाँ लेकर आए, एक मूव वो था। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ मूव्स होंगे। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या अब थोड़ा बेटर समझ में आया? सूरज, रिंकू एंड अनस। अनस, ओके, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतने के बेसिस पे मैं कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ इतने के बेसिस पे मैं कोड लिख रहा हूँ। तो देखो कोड क्या है, ध्यान से देखना आप बहुत। लॉन्ग, क्यों ये लॉन्ग क्या है, नंबर ऑफ मूव्स हमें रिटर्न करना। ओके, तो मैं कह रहा हूँ आंसर 1 नाम दे रहा हूँ, जिसको एक्स नाम दिया था, अभी उसको आंसर 1 कह लो, कुछ भी कह लो आपकी मर्जी। तो हमको क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फेथ मेरी ये है पहले स्टेप में कि यार n-1 डिस्क जो है, जो n-1 डिस्क हैं उनको टार 1 से उठाओ और कहाँ मूव कर दो, टार 3 में मूव कर दो, और टार 2 को एज एन ऑक्सिलरी टार यूज कर लो। तो ठीक है, ये n है। फ्रॉम क्या है, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम मेरा यहाँ पे टार 1 है, तो अभी मैं फ्रॉम वाली ही टर्म यूज कर रहा हूँ, या फिर यार टार 1 2 3 नाम दे रहा हूँ, टार 1 2 3 थोड़ा सिंपल रहेगा इसलिए दे रहा हूँ मैं। ये टावर 1 है, ये टावर 2 है एंड ये टावर 3 है। एंड आपके उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टावर 1 जो है वो सोर्स है, टावर 2 जो है वो मेरा डेस्टिनेशन है, एंड टावर 3 जो है वो मेरा ऑक्सिलरी है। ठीक है, अब देखते हैं टार 1 में इसमें n-1 डिस्क जो है मेरे को मूव करनी होती है, कि n-1 डिस्क को यहाँ से यहाँ मूव करना है, टार 1 से 3 मूव करना है। तो ठीक है, दिख रहा है मेरे को, जो डायग्राम था वैसा ही कर देता हूँ, टार 1 से टार 3 पे मूव कर देता हूँ एंड टार 2 को एज एन ऑक्सिलरी टार मैं यूज कर लूंगा। दिस इज माई फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब जो सेकेंड आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, देखो वो मिलता है, पर उससे पहले रुक जाओ, उससे पहले मेरे को अपनी एक डिस्क को मूव करना होता है। ठीक है, अपनी एक डिस्क को, अपनी एक डिस्क को, ये जो है मेरी डिस्क, इसको उठाकर nth डिस्क को, ये nth डिस्क ही है, क्यों है,
हमको कैसे पता कि nth डिस्क की होगी, क्योंकि बोल रखा है यार बॉटम मोस्ट डिस्क इज नंबर्ड, n ऊपर 1 नंबर वाली डिस्क है, तो हम nth डिस्क को मूव करेंगे। अब मूव करने के लिए ये देखो इसने कुछ ऐसा सा लिख रखा है, ऐसा कुछ प्रिंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या प्रिंट कर रहे हैं हम। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मूव डिस्क। कौन सी डिस्क है, कौन सी डिस्क है, nth डिस्क है, तो nth डिस्क को मूव करो फ्रॉम रॉड, कौन सी रॉड से या कौन से टावर से मूव करना है, कौन से टावर से मूव करना है, आपको दिख रहा है टावर 1 से टावर 2 ही लेकर जाना है, देख लो यहाँ पर यही तो कर रखा है। तो सिंपल लिख दूंगा फ्रॉम रॉड, रॉड कौन सा, टावर 1 और 2 रॉड टावर 2, ठीक है, ये करना है, ये हमको दिख रहा है। तो ये क्या करा, अब आपको समझ में आया, n-1 डिस्क को पहले हमने n-1 डिस्क को क्या करा, पहले हम n-1 डिस्क को यहां से उठाकर यहाँ ले आए, ये हमारी रिकर्सिव कॉल थी, हमारा फेथ था। फिर एक डिस्क को मूव मैंने कहा था हम खुद कर सकते हैं, तो वो मैंने खुद मूव करके दिखा दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसके लिए। अब n-1 डिस्क को हमें वापस मूव करना है, n-1 डिस्क को जो टावर 3 पे पड़ी है उनको टावर 2 पे लेके जाना है टावर 1 की मदद से, ये हमने कर लिया। अब फाइनल आंसर क्या है, वैसे आंसर 1 एंड आंसर 2 बराबर ही आने वाले हैं, आंसर 1 एंड आंसर 2 क्या हमेशा ही बराबर आएंगे, क्या हमेशा बराबर आएंगे, बताओ। तो फिर एक बात बताओ कि मेरे को दो कॉल लगाने की जरूरत क्यों है, इफ आंसर 1 एंड आंसर 2 आर ऑलवेज इक्वल, तो मेरे को यहाँ पे दो रिकर्शन कॉल लगाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, एक ही रिकर्शन कॉल क्यों नहीं लगा लेता, उसका डबल कर दूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों लगा रहा हूँ दो रिकर्शन कॉल, बहुत बेसिक चीज पूछ रहा हूँ मतलब मैं ये। बिल्कुल ठीक है आकाश, और लोग बताओ कुछ अगर कोई बता पाता है तो। ये बहुत बेसिक चीज पूछी है, देखो दोबारा सुनो, हमको पता है कि अगर नंबर ऑफ डिस्क सेम है तो भैया सेम ही नंबर ऑफ मूव लगने वाले हैं, ठीक है, बट क्यों करना है हमें, दो कॉल क्यों लगानी है, ठीक है, देखो दो कॉल इसलिए लगानी है, अगर इसने सिर्फ नंबर ऑफ मूव पूछे होते मैं एक ही कॉल लगाता, बट इसने हमसे हर मूव को प्रिंट करवाया है, इसने हमसे हर मूव को प्रिंट करवाया है। तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर जो सोर्स टार था डेस्टिनेशन टार था वो अलग थे, यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग हो चुके हैं। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने में आंसर अलग अलग आना चाहिए, हर बारी प्रिंट करने में सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग है, इसलिए मेरे को दो प्रॉपर कॉल्स लगाकर दिखानी पड़ रही है यहाँ पर। क्या ये चीज अच्छे से समझ में आई कि एक कॉल में काम क्यों नहीं होगा, क्या ये चीज समझ में आई सबको। वैसे सबने सही आंसर ही दिया था। ठीक है, अब ये क्या है, 1 क्यों ऐड करा, 1 यार ये ऐड करें, ठीक है, जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो भी तो एक मूव है, वो भी तो एक मूव है जो हमने प्रिंट करा, कौन सा मूव है, ये वाला मूव है। आप एक सिंगल डिस्क को उठाकर यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहे हो, तो उसको तो आपने कहीं काउंट ही नहीं करा, तो उसको हमने यहाँ पे काउंट कर लिया 1, बस। अब बेस केस क्या है, बेस केस जल्दी से बता दो, टाइम वेस्ट मत करना आपकी 10 बारी पूछना पड़े। ड्राई रन अभी होगा, वेट यार, थोड़ा वेट। हाँ जी, बेस केस बता दो जल्दी, वेट नहीं करना चाह रहा मैं। क्या करेंगे जीरो पे, वो तो ठीक है एन जीरो है, बट करेंगे क्या, देखो जब एन जीरो है, जब एन जीरो है यानी नंबर ऑफ डिस्क ही जीरो है, तो कितने मूव लगेंगे एन डिस्क को मूव करने में, जीरो मूव लगेंगे, तो बहुत सिंपल ही तो है, अगर एन जीरो है तो रिटर्न जीरो करो। क्यों जीरो करना है रिटर्न, क्योंकि भैया अगर डिस्क ही जीरो है तो जीरो ही तो मूव लगेंगे, सिंपल बात। एन जीरो यानी डिस्क जीरो, अगर डिस्क ही जीरो है तो आपको जीरो ही मूव्स लगने वाले हैं। तो ये कोड पूरा है, और पहले मैं ये कोड सबमिट भी करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसका ड्राई रन करेंगे। एन इज कैपिटल, ओके,
यही तो अभी मजा आएगा सूरज, स्मॉलर डिस्क बिगर डिस्क कुछ चेक नहीं करना, यही तो मजा है। फेथ ही तो ये है, हमारी तो फेथ ही ये है कि अपने आप काम हो जाएगा। हमारी फेथ क्या है कि रूल्स अपने आप फॉलो होंगे, हमने कुछ चेक नहीं करना, फेथ है हमारी। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हो गई है सॉल्व सक्सेसफुली, बट अभी अभी भी आई एम क्वाइट श्योर आधे लोगों के बिल्कुल सर से ऊपर गई होगी ये। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या है, ड्राई रन करेंगे तो एक एक चीज समझ में आएगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कॉल स्टैक का ड्राई रन दिखा रहा हूं इसका। अच्छा, ऐसे चैट में एक बार बताना कितने लोग ऐसे हैं जिनको इतना आया है समझ, मतलब अभी तक के नॉलेज में ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ रह गया है, आ गया है समझ अभी तक का जो भी पढ़ाया आज के दिन। ठीक है ऐसे काफी लोग, बढ़िया। तो देखो आप कोड में ना ध्यान से देखना, बेस केस तो हमेशा सिर्फ एक ही बार ही चलता है, हर बारी तो चलता नहीं, तो उसको मैं नंबर नहीं दे रहा। इस वाली स्टेटमेंट को नंबर 1 दे रहा हूँ, इस वाली स्टेटमेंट को नंबर 2 दे रहा हूँ, इसको नंबर 3 दे रहा हूँ, इसको नंबर 4 दे रहा हूँ कोड में। ओके, एंड नाउ वी विल स्टार्ट। अब जिसका ड्राई रन छूट गया, रिपीट नहीं होगा यहाँ से कुछ भी, वो मैं पहले ही कह रहा हूँ, रिपीट कुछ नहीं होगा, रिकॉर्डिंग देखना अगर छूट जाता है कुछ तो। ठीक है, तो प्लीज पूरे ध्यान से देख लो ड्राई रन क्या है। 3 डिस्क के लिए मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, n इज इक्वल टू 3 के लिए मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते हैं। TOH यानी टावर ऑफ हनोई। ठीक है, हमने जो बेसिकली इनिशियल डायग्राम रखा था, मैं वो भी यहाँ पे एक बार ही ले आता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, कि ये हमारा डायग्राम है, ये T1 T2 T3 ये है। ठीक है जी, अब देखते हैं हमारा इनिशियली n क्या है, n हमारा 3 है, 3 डिस्क है हमारे पास क्योंकि। ठीक है, तो n हमारा 3 होगा। एंड जो टावर 1 है, ठीक है, इनकी कुछ आईडी भी दे दूं मैं, तो आईडी दे देते हैं इनकी। लेट्स से इसको वैल्यू 1 दे दी, क्योंकि ये इंटीजर में दे रखे हैं यहाँ पे टावर 1 टावर 2 एंड टावर 3, सॉरी टावर 1 टावर 2 एंड टावर 3 यहाँ पे इंटीजर्स में दे रखे हैं, तो मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ आपको। टावर 1 की वैल्यू 1 है, टावर 2 की वैल्यू 2 है, टावर 3 की वैल्यू 3 है, लेट्स से। अब देखते हैं, तो n इज इक्वल टू 3 है, टावर 1 अभी 1 है, फर्स्ट टावर ही टावर 1 है, मतलब, या चलो ऐसे बताता हूँ इसको, टावर 1 टावर 2, चलो ठीक है ऐसे ही ले लो। आपको मैंने बताया था इनिशियली कि जो टावर 1 है वो सोर्स है, टावर 2 डेस्टिनेशन है, टावर 3 आपका कौन है, टावर 3 आपका ऑक्सिलरी टावर है, तो वही सोच के चलना। टावर 1 इज 1, टावर 2 इज 2 एंड टावर 3 इज 3। ये हमारी इनिशियली कॉल लगती है। जैसे ही ये कॉल लगती है, हम लाइन नंबर 1 पर चलते हैं कोड की। लाइन नंबर 1 क्या है, रिकर्सिव कॉल है, रिकर्सिव कॉल है, आंसर मंगवा रखा है कुछ तो, पता नहीं क्या मंगवा रखा है, अभी तो समझ नहीं आ रहा क्या मंगवा रखा है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे क्या मंगवा रखा है। अभी तो क्या करते हैं, अभी के लिए रिकर्सिव कॉल लगा देते हैं डायरेक्टली, तो ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट रिकर्सिव कॉल लगती है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये वाली रिकर्सिव कॉल जो लगने जा रही है, ये टावर ऑफ हनोई को n-1 पे कॉल लगा रहा है, n-1 यानी डिस्क एक कम हो जाएगी, तो अब की n जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि n-1 पे कॉल लगी है। अब जो कॉल लगी है ना, देखो यहाँ पर तो T1 लिखा है, T1 यानी जो पिछले में T1 था वही यहाँ पर पास हो जाए एज इट इज, तो यहाँ पर क्या पास हो गया, 1 पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसमें यहाँ पर लिख रखा है T3, T3 यानी जो पिछला T3 था, जो पिछला T3 था, अब वो यहाँ पर पास होगा। पास बाय वैल्यू होता है, याद कर लो, पास बाय वैल्यू होता है। तो देखो यहाँ पर तो पैरामीटर का नेम T2 ही है, यहाँ पर तो पैरामीटर का नेम T2 ही है, लेकिन यहाँ पर T3 पास हो रखा है, यानी कि जो पिछला T3 था, अब वो यहाँ पर नाम उसका T2 ही है, क्योंकि वो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन T2 ही है, बट पास कौन सा करना है, जो फंक्शन कॉल में T3 था, जो पिछली कॉल में T3 था, यानी कि यहाँ पर 3 पास हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 3। एंड फाइनली जो T2 आपको यहाँ पे पास करना है, नाम तो उसका इस फंक्शन कॉल में क्या होगा, T3 ही होगा, T3 ही होगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है, आर्ग्यूमेंट का नाम तो T3 है, तो नाम तो T3 है, लेकिन
पास कर रखा है आपने T2, यानी जो पिछले फंक्शन कॉल में T2 की वैल्यू थी वो पास बाय वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ पर 2 पास हो गया। यहां तक बताओ किसी को डाउट? ये जो हमने जैसे फंक्शन पास करे, ये जो फंक्शन कॉल हुई है, रिकर्शन कॉल हुई है, इसमें समझ में आया सबको सब कुछ? प्लीज 10 बारी रिपीट मत करवाना, एक बारी में बता दो यहां तक सबको समझ में आ गया है। यही समझ में नहीं आया तो पूरा ड्राई रन फिर बेकार हो जाएगा और फिर आप एंड में कहोगे कि दोबारा बता दो, तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को। ओके ठीक है, तो यहाँ पर इतना हुआ हमारा भाई, रिकर्शन कॉल लग गई। अब इस वाले कोड का भी क्या है, ये भी तो यार फंक्शन ही है ये वाला, तो इसकी भी पहली लाइन ही एग्जीक्यूट होती है। इसकी पहली लाइन क्या है, एक रिकर्शन कॉल। तो 1 के आगे पी लगा दिया नीचे भी, और 1 के आगे पी लगा रहा हूँ यहाँ भी। पी माने पॉज, पॉज हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रिकर्शन कॉल लग जाती है। तो ये वाला फंक्शन यहीं पॉज हो गया और हम ऊपर चले गए। एक और कॉल लगी, तो टावर ऑफ हनोई कॉल लगी। ठीक है, अब कॉल लगी तो फिर से n-1 को कॉल लग रखी है, देखा हमने, तो ठीक है। n यहाँ पे 2 था, तो n-1 क्या हुआ है, n 1 है, तो 1 पे कॉल लगी। ठीक बात है। अब ध्यान से देखें फिर से, यहाँ पर T1, यहाँ पर जो T1 है वो क्या है, जो पिछला T1 था वही है, तो पिछला T1 एज इट इज कॉपी हो गया। पर अब यहाँ पर मैं एक बारी में लिख ही देता हूँ, यहाँ पर हमारा T2 है एंड यहाँ पर हमारा T3 है। तो T2 एंड T3 की वैल्यू डिसाइड होनी थी। अब T2 यहाँ पर जो पिछले में T3 था वो यहाँ पर T2 है, दिख रहा है मेरे को क्योंकि T3 था। T3 की पास बाय वैल्यू कर दो, यानी यहाँ पर 2 पास कर दो, तो 2 आ गया। एंड यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर क्या करो, T2 को पास बाय वैल्यू कर दो, तो T2 को पास बाय वैल्यू करूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी। जो T2 था पहले, अब वो T3 में पास करना है। जो पहले T2 था अब वो T3 की जगह पास हो रहा है, तो यहाँ पर 3 पास हो गया, यहाँ पर 3 आ गया। ओके जी, ठीक है। तो अब इस फंक्शन का क्या होता है, फिर से इसकी पहली लाइन चलती है और पॉज लग जाता है, क्यों? क्योंकि पहली लाइन तो रिकर्सिव कॉल है। तो ठीक है, पहली लाइन चली और पॉज लग गया, तो पहली लाइन चली एंड पॉज लग गया। अब टावर ऑफ हनोई पे कॉल लगती है वापस से, n-1 पे कॉल लगी, तो n-1 इज बेसिकली, इस बारी 1-1 करूंगा तो 0 हो जाएगा। पहले एक बारी मैं दिखा देता हूं फिर से, पर क्योंकि 0 है तो कुछ मैटर नहीं करेगा, बट अभी दिखा रहा हूं, देख लो एक बारी। जो T1 है, जो T1 है वो यहाँ पर पास हो जाएगा इसके T1 में, दिख रहा है मेरे को, तो इसके T1 में भी 1 ही पास हो गया। अब इसके T2 में और इसके T3 में क्या पास होगा, आप लोग मेरे को वैल्यू बताओ। T2 में क्या डालूं यहाँ पे, ये देखो रिकर्शन कॉल ये रही, पहली वाली रिकर्शन कॉल देखकर बताना है। T2 में क्या डालूं इसके, आवाज नहीं आई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो T2 है उसके अंदर जो पिछला 3 था, जो पिछला 3 था वो डलेगा। सब लोग सही बता रहे हैं, तो इसका मतलब आ रहा है समझ। यहाँ पर 3 डलेगा एंड T3 में क्या डलेगा, जो पिछली बारी T2 था वो डालना है, तो जो पिछली बारी T2 था वो 2 था, तो यहाँ पे 2 डाल दिया। हाउएवर, क्योंकि यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 था, तो इस बार ये बेस केस हिट हो जाएगा जो हमने चेक कर रखा था। अगर n 0 है तो रिटर्न 0, रिटर्न 0। नाउ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, 0 रिटर्न कहाँ करना है, कहाँ करना है, ये कॉल कहाँ लगाई थी, एक वेरिएबल बना रखा था आंसर1, वहां कॉल लगाई थी आपने, वहां पर आपने इस कॉल से आंसर मंगवाया था। मतलब देखो, हर कॉल के लिए स्टैक के अंदर ही आंसर1 एंड आंसर2 नाम के 2 वेरिएबल बनेंगे, जो मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसके साइड में दिखा रहा हूँ, स्टैक के अंदर नहीं दिखा रहा ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बाहर दिखा रहा हूँ अभी के लिए, पर ये स्टैक के अंदर ही बन रहे हैं। जो आपने पिछली कॉल से रिटर्न करवाया है वो अभी के आंसर1 में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि फॉर n इज इक्वल टू 1 आप जो थे, एक मिनट, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए आप अभी फर्स्ट स्टेटमेंट पर थे, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 के लिए आप अभी फर्स्ट स्टेटमेंट पे थे और पॉज लगा था। फर्स्ट स्टेटमेंट में आंसर1 का आंसर आप स्टोर करवा रहे थे, इसलिए जो भी यहाँ से रिटर्न होगा वो अभी आंसर1 में जाके स्टोर होगा। तो यहाँ लिखा है अगर n 0 है तो रिटर्न 0 कर दो, तो जो 0 रिटर्न करा आपने वो आंसर1 में आके स्टोर हो गया और 0 हो गया। अभी आंसर2 बना नहीं है, प्लीज डोंट थिंक कि आंसर2 बन गया है, नहीं बना अभी, क्योंकि वो रिकर्शन कॉल नहीं लगी है। आंसर2 नाम का वेरिएबल अभी एग्जिस्ट नहीं करता, मैं बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अपनी ईज के लिए मैंने लिख दिया है बस।
तो जब आपने इस पे रिटर्न 0 करा तो इसका क्या होगा, ये तो कॉल स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा, ये तो कॉल स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा। हो गया जी वाइप आउट, बहुत बढ़िया। तो अब एक्चुअली में ये फर्स्ट स्टेटमेंट पूरी चल चुकी है। अब चलेगी सेकंड स्टेटमेंट। अब बहुत ध्यान से देखना, सेकंड स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट चलनी है। मैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है देखिएगा, मूव डिस्क जो भी है मैं डायरेक्टली बस ऐसे लिख रहा हूं कि कौन सी डिस्क है, एन डिस्क है। एन क्या है, 1 है। 1 को कहां से कहां मूव करना है, फ्रॉम T1, T1 क्या है यहाँ पर 1 है, टू T2 लिखा हुआ है तो T2 यहाँ पे 2 है। 1 को फ्रॉम 1 to 2, ये है डिस्क 1, डिस्क 1 फ्रॉम 1 to 2, यानी टावर 1 से टावर 2 पे लेके जाना है। अभी मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूं, क्या इससे एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो मैं अभी अलग से फिर से ड्राई रन करके दिखाऊंगा। तो अभी रुको, बस देखते जाओ क्या हुआ। यहाँ पर इसकी सेकंड स्टेटमेंट चल गई, ठीक है, बढ़िया। अब इसकी थर्ड स्टेटमेंट चलेगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फिर से रिकर्शन कॉल है, लगाओ रिकर्शन कॉल। n-1 पर रिकर्शन कॉल लगाओगे तो n-1 यार 0 है, मेरे को पता है 0 है, तो मैं अब आगे नहीं दिखा रहा, मैं बस यहाँ पे टावर ऑफ हनोई 0 लिख दिया। T1 T2 T3 नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि 0 पे तो 0 ही आ रहा है आंसर। तो ये रिटर्न 0 करेगा। अब वो कहाँ जाएगा, अब की बारी वो आंसर 2 के अंदर स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि यार थर्ड लाइन चल रही है, कोड की थर्ड लाइन चल रही है, थर्ड लाइन में आप आंसर 2 के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हो। तो ठीक है, यहाँ से जो 0 आएगा वो आंसर 2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। वेल, अब यहाँ तक समझ में आ गया, वेल एंड गुड यहाँ तक। इसके बाद ये हमारा वाइप आउट हो जाएगा स्टैक से, ऑब्वियस सी बात है। अब इसकी भी भाई, मतलब 3 पे भी पी था, 3 पे भी पॉज लग गया था क्योंकि रिकर्शन कॉल थी। अब जब 3 कंप्लीट हो गया है तो फोर्थ स्टेटमेंट चलती है, वो क्या है, रिटर्न कर दे भाई आंसर 1 आंसर 2 +1। ये कहाँ रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल लगाई थी। देखो इसको तो इसने कॉल लगाई है और इसका 1 पर पॉज लगा हुआ है, यानी जो इसके लिए आंसर 1 वेरिएबल है वहां पर इसका आंसर रिटर्न होना है। और वो आंसर क्या है, अभी का आंसर 1 प्लस आंसर 2 +1, यानी कि 0 + 0 + 1 1, 0 + 0 + 1 1 जो है वो यहाँ पर रिटर्न हो गया इसके आंसर 1 के लिए, ठीक है। एंड क्योंकि इस फंक्शन की सारी लाइनें चल चुकी होंगी तो इट विल वाइप आउट फ्रॉम द स्टैक, तो ये यहाँ से हट जाएगा, गायब हो जाएगा। n = 1 यहाँ से गायब हो चुका होगा क्योंकि इसकी सारी लाइनें चल चुकी हैं। और अभी इस n = 2 के लिए जो आंसर 1 था वहां पर हमारा ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट चलेगी इस फंक्शन की। इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट करना है, तो करते हैं प्रिंट। कौन सी डिस्क को मूव करना है, n क्या है 2 है, तो 2 को मूव कर रहे हैं फ्रॉम T1 which is 1 to T2 which is 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मूव्स आ चुके हैं अगर अभी तक आप देखो, ठीक है, देखते हैं फिर सॉरी। इसके बाद अब थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इज फिर से रिकर्शन कॉल, तो पॉज लगेगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो n = 1 के लिए है, n1 है यहाँ पर, देखिएगा n1 है। फिर अब देखें तो यहाँ पर क्या पास होगा, T1 T2 एंड T3। अब मेरे को कोई बताओ यहाँ पर क्या पास होगा, T1 में क्या जाएगा, T2 में क्या जाएगा एंड T3 में क्या जाएगा, बता दो। लाइन देख लेना बस कौन सी चल रही है। तो कुछ कुछ आंसर भेजे हैं लोगों ने, देखो अभी के T1 में, अभी का जो T1 है ना करंटली का, उसमें पिछला T3 जाना है, पिछला T3 जाना है। तो पिछली कॉल का T3 कौन था, 2 था, तो यहाँ पे 2 जाएगा, ठीक है। अभी के T2 में कौन जाना है, जो पिछला T2 था सेम ही जाना है, तो यहाँ पे 3 चला गया। एंड अभी के T3 में कौन जाना है, जो पिछली बार का T1 था वो जाना है, तो पिछली बार का T1 चला जाएगा, पिछली बार का T1 is 1, तो यहाँ पर 1 चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इट, यहाँ पर 2 3 एंड 1 पास हो गए, ओके जी। तो इसकी अब क्या होगा, देखो इसकी एक नया फंक्शन कॉल है, इसकी दोबारा से क्या होगा, फर्स्ट लाइन चलते ही पॉज लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, फिर से रिकर्शन कॉल है। वो क्या है, वो है टावर ऑफ हनोई 0 को कॉल, n = 0 को कॉल। तो 0 से तो यार रिटर्न 0 ही होता है। वो कहाँ रिटर्न होता है, क्योंकि पहली बार कॉल लगी है तो आंसर 1 पे,
तो इसके वाले आंसर 1 पे क्या रिटर्न होगा, 0 रिटर्न हो जाएगा। आप देख पा रहे हो पिछली बार भी आंसर 1 और आंसर 2 दोनों 0 आए थे n इज इक्वल टू 1 के लिए, अभी भी दोनों 0 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि सेम n के लिए सेम नंबर ऑफ मूव्स ही तो लग रहे हैं हर बारी, तो वो है, वो वाला सीन है। चलो इसने रिटर्न करा होगा, ये वाइप आउट हो गया होगा स्टैक से, एंड इसका सेकंड मूव चलेगा। सेकंड मूव क्या है देखते हैं। सेकंड मूव तो प्रिंट करना होता है, तो अब कौन सी डिस्क को हमको प्रिंट करना है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 को ही प्रिंट करना है। तो 1 को हमको मूव करना है फ्रॉम किधर से किधर, फ्रॉम T1 से T2 ही करना होता है। देखो प्रिंट में तो T1 से T2 ही कर रहे हैं हमेशा, तो T1 क्या है 2, T2 क्या है 3, तो 2 से इसको 3 पे मूव कर दो। ये हमको एक और मूव मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके पॉज लगा देंगे, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इज अगेन रिकर्शन कॉल। टावर ऑफ अनोई 0 पे कॉल लगेगा, 0 तो यार 0 ही रिटर्न कर देता है, तो ये आंसर 2 में 0 रिटर्न हो गया। फिर फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, आंसर 1 प्लस आंसर 2 प्लस 1 रिटर्न कर दो, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 रिटर्न कर दो। वो कहाँ रिटर्न करो, यहाँ पर आंसर 2 नाम का वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थर्ड लाइन पे पॉज लगा हुआ था, यानी ये वाली कॉल लग रखी थी, तो यहाँ पर आकर आपका 1 रिटर्न हो गया। एंड क्या हुआ, ये फंक्शन तो वाइप आउट हो ही गया था पहले ही, इसकी भी सारी लाइनें चली, तो यार ये वाला फंक्शन भी वाइप आउट हो गया आपका, आपका ये वाला फंक्शन भी पूरा वाइप आउट हो गया स्टैक में से। अब क्या है, अब सीन ये है कि ये वाला जो फंक्शन है, जो हमारा ये वाला फंक्शन है, इसकी भी 3 लाइनें चली गई, अब इसकी चौथी लाइन चलेगी। इसकी चौथी लाइन क्या है, रिटर्न करना होता है आंसर 1 प्लस आंसर 2 प्लस 1। तो भैया यहाँ पे तो 1 पे पॉज लग रखा था, यानी कि यहाँ पर तो 1, इसका आंसर 1 आएगा, जो भी आएगा वो क्या आएगा, आंसर 1 प्लस आंसर 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 3 रिटर्न होगा यहाँ पे। एंड ये भी कॉल स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा पूरा फंक्शन। तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा n इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसकी सारी लाइनें चल चुकी है, तो ये भी कॉल स्टैक से वाइप आउट हो चुका है। ये अभी आधा ट्राई रन हुआ है इसका, ठीक है। तो अब अगर आप देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने 3 स्टेटमेंट प्रिंट करी हैं, और जो हमारा आंसर 1 है वो 3 होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। वो अभी 3 होल्ड करके बैठा हुआ है, 3 स्टेटमेंट आपने प्रिंट करी है, आंसर 1 थी। यहां तक पता है क्या था, यहां तक आपकी फर्स्ट फेथ चल चुकी है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा, यहां तक आपकी फर्स्ट फेथ चल चुकी है। क्यों फर्स्ट फेथ चल चुकी है, क्योंकि यार फर्स्ट कॉल आपने ये लगा दिया n-1 डिस्क के लिए, लास्ट अभी n इक्वल टू 2 के लिए आपने चलाया था, तो आपका आधा काम हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी सेकंड स्टेटमेंट चलती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट। तो देखते हैं क्या करना है प्रिंट में, nth डिस्क को यानी थर्ड डिस्क को मूव कर दो T1 से T2, फ्रॉम 1 to 2, ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है जी, ये चल गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी थर्ड स्टेटमेंट चलेगी और पॉज लग जाएगा। अब इसकी थर्ड स्टेटमेंट क्या है, वो है टावर ऑफ अनोई n इज इक्वल टू 2 पे कॉल, T1 की वैल्यू कुछ, T2 की वैल्यू कुछ, T3 की वैल्यू कुछ। क्या वैल्यू, जो पहले T1, अब देख लो दूसरी कॉल है, ये दूसरी कॉल है, ये वाली कॉल है, तो जो पहले T3 में थी वैल्यू, अब वो T1 में आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो T3 में 3 थी, तो 3 आ गई, यहाँ पे 3 आ गया। फिर जो पहले T2 में थी वो अभी भी T2 में है, एंड जो पहले T1 में थी वो यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आ गया, बढ़िया जी। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी भी पहली लाइन चलेगी एंड पॉज लगेगा। पहली लाइन चलेगी, पहली लाइन तो रिकर्शन कॉल थी, तो यार ये n इज इक्वल टू 1 पे कॉल लगाएगा, और क्योंकि पहली कॉल है तो T1 में तो T1 ही पास हो जाएगा, ठीक है। एंड T2 में T3 पास होता है, देख लो T2 में T3 पास होता है, एंड T3 में T2 पास होता है, तो ये हो गया। और फिर क्या होगा, क्योंकि इसकी भी पहली लाइन चलेगी, पॉज लग जाएगा, क्योंकि वो रिकर्शन कॉल है, तो यहाँ पे रिकर्शन कॉल लगेगी n इज इक्वल टू 0 को, एंड n इज इक्वल टू 0 तो यार रिटर्न 0 कर देता है डायरेक्टली, हमें मालूम ही है। तो इसका आंसर 1 वेरिएबल जो था वहां पे 0 स्टोर हो जाएगा, ये स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा। फिर क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वो तो प्रिंट की होती है। तो क्या करना है, आपको nth डिस्क को, यानी यहाँ पे 1 है तो 1 को मूव करना है। कहाँ से कहाँ मूव करना है वो देख लेते हैं, फ्रॉम T1 विच इज 3 टू T2 विच इज 1, ठीक है। 3 से 1 मूव कर दो, ठीक है जी, तो 3 से 1 मूव करते हैं। फिर क्या होगा, फिर थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट पॉज, थर्ड स्टेटमेंट पॉज रिकर्शन कॉल, टावर ऑफ अनोई n इज इक्वल टू 0 पे कॉल लगा दी, आंसर 2 में वैल्यू जाएगी, हमको मालूम है वो 0 आ गया, यहाँ से हम रिटर्न कर गए। और क्या हुआ, क्योंकि इसकी अब 5वीं स्टेटमेंट चलेगी,
सॉरी चौथी स्टेटमेंट चलेगी विच इज आंसर 1 प्लस आंसर 2 प्लस 1। तो यहाँ का जो आंसर 1 था, जो इसके लिए आंसर 1 था, उसमें वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर फिर से हम कॉल स्टैक से वाइप आउट हो जाएंगे। ये वाला फंक्शन पूरा कॉल स्टैक से फिर से वाइप आउट हो जाएगा। ये वाइप आउट हो गया कॉल स्टैक से, यहाँ से पूरा वाइप आउट हो गया। अब क्योंकि इसकी पहली स्टेटमेंट चल चुकी है तो इसकी दूसरी स्टेटमेंट चलती है विच इज अ प्रिंट स्टेटमेंट। तो क्या होता है, प्रिंट करना है, nth डिस्क को प्रिंट करो, nth डिस्क इज 2, इसको प्रिंट करो फ्रॉम T1 विच इज 3 टू T2 विच इज 2। तो ठीक है, ये कर दिया हमने। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब इसकी थर्ड स्टेटमेंट चलती है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, अगेन अ रिकर्सिव कॉल। तो ठीक है जी, रिकर्शन कॉल चलेगी, n इज इक्वल टू 1 पर आएगी। और क्योंकि ये तीसरी स्टेटमेंट का रिकर्शन कॉल है तो 3 2 1 उल्टा हो जाता है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 की बजाय 3 2 1 हो जाता है। तो क्या करना है, टावर 1 में वो डलेगा जो 3 में डल रहा था, टावर 2 में तो 2 में जो डल रहा था वही डलेगा, एंड 3 में डलेगा जो 1 में डल रहा था। ये हो गया हमारा। फिर से क्या होगा, इसकी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एंड पॉज। क्यों पॉज, क्योंकि वो एक रिकर्शन कॉल है टावर ऑफ अनोई 0 को। तो वहां से आपको पता ही है आंसर 1 इज इक्वल टू 0 रिटर्न हो जाता है और वाइप आउट हो जाता है स्टैक से, ये वाइप आउट हो जाता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है विच इज अ प्रिंट स्टेटमेंट। तो क्या प्रिंट होता है, अब प्रिंट होता है 1 को मूव कर दो फ्रॉम T1 विच इज 1 टू T2 विच इज 2। तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है जी, प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, इसके बाद आप थर्ड स्टेटमेंट चलेंगे, आप अपनी थर्ड स्टेटमेंट चलेंगे विच इज अगेन यहाँ पे पॉज लग जाएगा। क्यों पॉज लग जाएगा, क्योंकि वो एक रिकर्शन कॉल है। तो टावर ऑफ अनोई n इज इक्वल टू 0, क्योंकि यार ये n इज इक्वल टू 0 है तो ये आंसर 0 रिटर्न करेगा, वो आंसर 2 में स्टोर होना है 0। यहाँ से आप वाइप आउट हुए एंड फिर अब आप अपनी चौथी स्टेटमेंट चलाओगे आंसर 1 प्लस आंसर 2 प्लस 1। तो क्या होगा, इधर का जो आंसर 2 था उसमें भी 1 डल जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 करके, एंड यार ये वाला फंक्शन भी कॉल स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन कॉल स्टैक से वाइप आउट हो जाता है। अब जब ये वाइप आउट हो गया तो आप नीचे गिरे, एंड नीचे वाले फंक्शन में आपने 3p मतलब थर्ड स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट कर रखा था। तो अब आप फोर्थ स्टेटमेंट पे जाते हो। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, आंसर 1 प्लस आंसर 2 प्लस 1 विच इज बेसिकली व्हाट 3। तो यहाँ पर आपको 3 मिलता है क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 3, तो आपको यहाँ पे 3 मिलता है। एंड आप क्या करते हो, आप इससे भी बाहर आ जाते हो, आपको इससे भी बेसिकली वाइप आउट करना पड़ जाता है स्टैक से। आपने इसको भी स्टैक में से वाइप आउट कर दिया। जब आपने इसको भी स्टैक में से वाइप आउट कर दिया, आप नीचे गिरे। अब नीचे क्या था, 3 तक तो एग्जीक्यूट हो ही रखा था, चौथी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है विच इज अगेन क्या, आंसर 1 प्लस आंसर 2 प्लस 1। तो क्या रिटर्न करेगा, 3 प्लस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7 विच इज द टोटल नंबर ऑफ मूव्स। एंड देन ये वाला जो है ये भी वाइप आउट हो जाएगा फंक्शन कॉल स्टैक से। ठीक है, 7 स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, देख लो, जिनमें से पहली 3 पहली फेथ की हैं, बाद की 3 बाद की फेथ की हैं। एंड जो ये स्टेटमेंट है ये एक्चुअली वो स्टेटमेंट है जो काम हमने खुद करा है। अब मेरे को बताओ, क्या ये वाला ड्राई रन यहां तक क्लियर हुआ, बहुत बड़ा ड्राई रन है, समझ में आया, पेशेंस रखी तो आया समझ। हाँ जी, चैट में बताओ, थोड़ा एनर्जी लाओ वापस, आया समझ। अभी आपको ये लग रहा है, मेरे को पता है कि भैया ये हुआ क्या है, ये क्या हो गया, ये सब क्या है, तो अभी दिखाता हूँ ये सब क्या है। बट पहले बताओ यहां तक समझ में आया, यहां तक। यार बोलोगे नहीं तो मेरे को तो पता चलेगा नहीं। 2 लोग, और लोग। हाँ भैया, आया समझ में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। देखो यार यहाँ तक ना स्टेटमेंट्स तो हमने प्रिंट कर ली, बट मेरे को अभी वेरीफाई करना है कि यार ये कैसे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट लिख रखी है कर क्या रही है ये स्टेटमेंट। तो मैं आपको वेरीफाई करवाता हूँ कि यार ये कुछ कर भी रहा है एक्चुअली में, नहीं कर रहा है ये वाला। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लेंगे पहले अपने 3 तार। ठीक है, अब ये वाला जो डायग्राम बनेंगे यार ये थोड़े से गंदे बनेंगे, तो प्लीज। एंड क्या लिख रहे हो, रिकर्शन ट्री, वेट वेट यार वेट, होगा अभी रिकर्शन ट्री भी होगा।
ठीक है, पहले हम प्रूफ तो दे दें कि ये जो कर दिया ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियली हमारे पास में 3 डिस्क हैं। ठीक है, 3, 2 एंड 1 इस तरीके से नंबर्ड हैं। एक मिनट रुक जाओ यार, इनफैक्ट मेरे को पहले कॉपी कर लेने दो ये। दो मिनट का टाइम दो बस। ठीक है, तो 7 स्टेटमेंट है, हो जाना चाहिए काम। ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास में इनिशियल कंडीशन ये थी कि 3 डिस्क हमारी ऐसे मौजूद थी, ये 3 थी, ये 2 थी, ये 1 थी। ठीक है, दिस वाज द इनिशियल कंडीशन। अभी तक हमने कोई स्टेप चला नहीं है। अब हम चल रहे हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? 1 वाली डिस्क को 1 से लेके 2 पर चले जाओ। ठीक है, तो यार ये टावर 1 है, टावर 2 है, टावर 3 है, ये टावर 1 है, टावर 2 है, टावर 3 है, ये टावर 1 है, टावर 2 है, टावर 3 है। ओके, तो पहला स्टेप कह रहा है मूव डिस्क 1 फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 1 से हम इसको उठाकर 2 पर ले आए। बाकी जो 3 था वो एज इट इज रहा, जो 2 था वो एज इट इज रहा, 1 को हम यहाँ पर ले आए हैं। पहली स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट कर दी है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है मूव 2 फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, तो 2 को 1 से 3 पर मूव कर दो, तो 2 को 1 से 3 पर मूव करना है। तो 3 यहाँ रह गया, 1 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया था, एंड 2 को हमने यहाँ मूव कर दिया है। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट जो हमने एग्जीक्यूट करी है। तो यहाँ पर अब 2 स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हमारी हो चुकी है। अब हम देखें तो थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट एंड फिफ्थ स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी के लिए अगर हम सीन देखें तो कुछ ऐसा था, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1। अब ये कह रहा है मूव 1 फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, 1 को 2 से 3 पर ले जाओ। तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पर तो 3 पड़ा हुआ था, ये एज इट इज रहा। यहाँ पर 2 पड़ा हुआ था, 1 यहाँ था, मैंने कहा 1 को यहाँ ले आओ। एक बारी नंबर कर देते हैं, T1 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 T2 T3 T2 T3 एंड T2 T3। ठीक है, तो स्टेटमेंट यार ये थी कि 1 को 2 से 3 पे ले जाओ, ले गए, 2 से 3 पे ले गए। यहां तक आप देख लो आपकी फेथ 1 अचीव हो गई है। कैसे दिख रहा है? N-1 डिस्क मूव हो चुकी है टावर 3 पे। ये चीज नजर आ रही है अब आपको? N-1 डिस्क टावर 3 पे मूव हो चुकी हैं। ये जो स्टेटमेंट चलाओगे मूव 3 फ्रॉम 1 to 2, ये वो स्टेटमेंट है जो हमने खुद एग्जीक्यूट करी थी जब हमने हाई लेवल थिंकिंग करी थी। लाइक ऑब्वियसली ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रखी है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ फॉर n इज इक्वल टू 3 हाई लेवल थिंकिंग में ये हमारी फेथ 1 चल चुकी है। और अब जो ये है 3 को 1 से 2 पे ले जाओ, 3 को 1 से 2 पे ले आए, यहाँ पे 2 पड़ा था, यहाँ पर 1 पड़ा था। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है फ्रॉम 1 को 3 से 1, 1 को 3 से 1 पे ले जाओ। तो 1 को यहाँ ले जाओ आप, ये 1 कर दिया, यहाँ पे 3 पड़ा था, यहाँ पे 2 पड़ा था। नेक्स्ट है 2 को 3 से 2 पे ले जाओ। तो ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी थी। 2 को 3 से 2 पे लेकर आना है, बट अभी लास्ट सीन क्या था? लास्ट सीन ये था कि 1 यहाँ था, 3 यहाँ था, 2 को यहाँ लेके आना है। ठीक है, तो 1 यहाँ था हमारा, 3 यहाँ था, और हम 2 को यहाँ ले आए, 2 को हम यहाँ ले आए। एंड फाइनल जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है? 1 को 2 पे ले जाओ, 1 को टावर 2 पे ले जाओ। तो यार 3 नीचे पड़ा था, 2 ये रहा, ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, ये टावर 1, ये टावर 2, ये टावर 3, ये 1, ये 2, ये 3, एंड ये कुछ भी नहीं। बताओ आया समझ कि काम कर रहा है ये चीज समझ में आ गई? विश्वास आ गया सोल्यूशन काम कर रहा है? ये हमारा कंप्लीट ड्राई रन है यूजिंग कॉल स्टैक। अब कंप्लीट हुआ है ड्राई रन। भाई पहले हमने कॉल स्टैक में फंक्शन चढ़ा चढ़ाकर सारी स्टेटमेंट प्रिंट करवा ली, फिर हमने एक एक स्टेटमेंट चलाकर भी देख लिया कि हमारा भैया आराम से काम हो रहा है। टावर ऑफ हनोई फंक्शन फालतू नहीं है, काम कर रहा है, हमारा लिखा हुआ फंक्शन अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बता दो अब एक बारी फाइनली, कॉल स्टैक का ड्राई रन पूरा समझ में आ गया? आ गया।
ओके, और लोग? थोड़े और लोग बताओ, आया समझ? ठीक है, अब एक चीज देखते हैं कि ये रिकर्शन, अच्छा अब पहले तो एक चीज आप ये देखो कि हमारा जो फेथ है वो फॉलो क्यों हो रहा है, मतलब रूल्स कैसे फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। यार रूल्स ना पता है इसलिए फॉलो हो रहे हैं क्योंकि जो किसी ने पूछा भी था कि रूल्स यहाँ पे फॉलो कैसे हो रहे हैं, या हम डिस्क को कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हम मूव कर रहे हैं ना, जब हम किसी डिस्क को मूव कर रहे हैं तो ऊपर वाली डिस्क ही हम उठा रहे हैं, वो तो हमने खुद ही इंश्योर कर रखा है। कैसे इंश्योर कर रखा है भाई, कि हमने पहले n-1 डिस्क को हटाया था, उसके बाद n डिस्क को मूव करा था। ठीक है, तो अगर आप n की वैल्यू घटाते जाओगे तो उससे वो वैलिड होता चला जा रहा है कि भाई अगर 2 भी है तो यानी n-1 यानी 1 डिस्क को हटा दो, फिर सेकंड डिस्क को मूव करो एंड सो ऑन। इस तरीके से वो वाली चीज वैलिड हमने कर रखी है। ठीक है, फिर मूव 1 डिस्क एट अ टाइम, वो तो हम कर ही रहे हैं भाई, हमने प्रिंट स्टेटमेंट में एक ही डिस्क को तो मूव करा है एक टाइम पे। मूव 1 डिस्क एट अ टाइम हम कर रहे हैं। एंड टॉप वाली डिस्क ही रिमूव हो, वो भी हमने ध्यान दे रखा है। फिर एक आता है कि यार बड़ी डिस्क कैसे कभी भी ऊपर नहीं जा रही छोटी डिस्क के। ठीक है, क्योंकि यार ये अरेंज ही इस तरीके से, ये कुछ अरेंज ही इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखो, जब हमने कॉल लगाई हमने क्या करा, हमने कहा n-1 को आप पहले यहाँ ले आओ। तो ये अरेंज ऐसे है कि जो सबसे बड़ी डिस्क थी वो सबसे नीचे थी। फिर मैंने क्या बोला, जो फेथ था उसमें कि nth डिस्क को आप यहाँ पर ले जाओ एंड फिर n-1 को उसके ऊपर रख लो। तो जब मैंने फेथ भी लगाया ना, अपना फेथ लगाते टाइम भी, रिकर्शन कॉल लगाते टाइम भी, कहीं पर मैंने ऐसा नहीं करा कि मैं छोटी डिस्क को जो है बड़ी डिस्क के ऊपर ले आऊं। मैं n-1 डिस्क जो छोटी डिस्क है मेरी, उनको मैं पहले यहाँ ले आता हूँ, फिर मैं बड़ी डिस्क को इधर ले आता हूँ, फिर मैं छोटी डिस्क को बड़ी डिस्क के ऊपर मूव करता हूँ। तो ये वाला रूल मेरा ऐसे फॉलो हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको कि रूल्स अपने आप कैसे फॉलो हो रहे हैं। फाइनल अब हम रिकर्शन ट्री देखने वाले हैं, बट ये समझ में आ गया ना कि रूल्स कैसे फॉलो हो रहे हैं अपने आप। ये रिकर्शन ट्री से बहुत सिंपल है, कॉल स्टैक से जान के दिखाया मैंने। कॉल स्टैक वाला ड्राई रन जरूरी है ताकि आपको थोड़ा लगे कि भाई ड्राई रन करना आना चाहिए हमें भी। अब ट्री से तो यार सिंपल है ये वाली चीज। देखो ट्री से क्या है, एन डिस्क है, टावर 1 पर आप खड़े हो, टावर 2 पे आपको जाना है, टावर 3 का आपको यूज करना है। तो मैं इनिशियली ये बता देता हूँ दैट दिस इज गोइंग टू बी द सोर्स, दिस इज गोइंग टू बी द सोर्स, दिस इज गोइंग टू बी द डेस्टिनेशन, दिस इज गोइंग टू बी द ऑक्सिलरी टावर। अब देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। कोड मेरा ये रहा, तो यहाँ पर ये लाइन 1 है। अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गई, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को कोड दोबारा उठाना पड़ेगा। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है प्रिंट वाली, ये थर्ड लाइन है एंड ये फोर्थ लाइन है। ओके, अब ध्यान से देख लो रिकर्शन ट्री। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है, कॉल लगती है इसको। तो ठीक है, यहाँ पे देखो कॉल ऐसे दिखा रहा हूँ कि टावर ऑफ हनोई ने n-1 को कॉल लगा दी। ठीक है, तो एक मिनट रुको, इनफैक्ट ये मैंने ऐसे दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज के लिए दिखाता हूँ आपको। 3 है, फिर यहाँ पे तो T1 T2 T3 ले रहा हूँ मैं, मतलब 1 2 3 वाली वैल्यूज नहीं ले रहा, T1 T2 T3 ही ले रहा हूँ। तो n-1 के लिए कॉल लगती है, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो टावर ऑफ हनोई को, टावर ऑफ हनोई को कॉल लगती है n-1 यानी 2। ठीक है, T1, T1 तो सेम ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर T3 T2 हो जाता है, तो यहाँ पर T3 हो जाता है एंड T2 हो जाता है। ओके जी, ठीक है जी। अब क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए भी पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है तो वो भी रिकर्शन कॉल ही है। तो n-1 को मूव कर दो, T1, अब ये T1 तो T1 ही है, T3 तो यहाँ पर T3 पे T2 पड़ा था तो T2 आ जाएगा, एंड T2 पे यहाँ पे T3 पड़ा था तो T3 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसके लिए भी पहली लाइन चलती है, तो पहली लाइन क्या है, पहली लाइन तो यार रिकर्शन कॉल ही है। तो वो आया टावर ऑफ हनोई,
और क्या है आपका यहाँ पर 0 आ गया। जब 0 होता है तो हम रिटर्न 0 करते हैं, वो हमने दिखा रखा है, तो ठीक है 0 हुआ रिटर्न 0। अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट चलती है, सेकंड स्टेटमेंट है प्रिंट वाली। तो प्रिंट स्टेटमेंट से क्या होता है, प्रिंट करते हैं nth डिस्क है आपकी फ्रॉम T1 टू T2 मूव करेगी, ठीक है। एंड T1 के लिए हमने 1 यूज करा था एंड T2 के लिए 2 करा था, तो मैं डायरेक्टली वही लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 to 2, ठीक है ना भाई। यहाँ पे T1 की वैल्यू 1 है, T2 की वैल्यू 2 है एंड T3 की वैल्यू 3 है, ठीक है। ये पहले ही लिख दिया मैंने ऊपर। अब देखते हैं क्या, अब इसकी तीसरी लाइन चलेगी, ठीक है। तीसरी लाइन क्या है, तीसरी लाइन है फिर से एक रिकर्शन कॉल, बट वो टावर ऑफ होना ही 0 को है, तो 0 वाला तो 3 1 ही मतलब 0 ही रिटर्न कर देता है हर बार ही, तो कर दिया। अब इसकी चौथी लाइन चलेगी कि रिटर्न कर दो दिस आंसर प्लस 1, तो यानी कि यहाँ पर 1 रिटर्न हो गया। अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट चलेगी, जब इसकी सेकंड स्टेटमेंट चलेगी तो क्या होगा कि प्रिंट होगा भाई, ये डिस्क 2 है तो 2 फ्रॉम T1 लिखा है तो 1 की जगह 1 लिख दिया, टू T3 की जगह, क्योंकि भाई ये एंड ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ऊपर लिख रखा है मैंने, तो T3 की जगह 3 डालेंगे तो 3 आ जाए। तो डिस्क सेकंड को फ्रॉम 1 to 3 हमने मूव कर दिया। थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, इट्स अ रिकर्शन कॉल, तो ठीक है जी रिकर्शन कॉल है तो लगा दो रिकर्शन कॉल, टावर ऑफ अनोई। यहाँ पर अब n-1 हो गया 1। अब देखो T3 यानी जो पिछली बारी T3 था वो यहाँ पर आ जाएगा, जो 2 था वो यहाँ पर आ जाएगा एंड जो 1 था वो यहाँ पर आ जाएगा। कर दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसकी पहली लाइन जब एग्जीक्यूट होती है तो वो क्या है, कॉल है रिकर्शन, वो टावर ऑफ अनोई 0 को लगती है एंड 0 वाला तो यार 0 ही उठाकर रिटर्न कर देता है। फिर इसकी सेकंड स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है, प्रिंट होता है, तो ठीक है करेंगे हम प्रिंट। फर्स्ट डिस्क को फ्रॉम T2 की जगह 2 है टू T3 की जगह 3 आता है, लिख रखा है मैंने, ठीक है ये कर दिया। अब इसकी थर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फिर से रिकर्शन कॉल है टावर ऑफ अनोई 0 को, भाई जब 0 को कॉल लगाओगे तो वो तो उठाकर 0 रिटर्न कर देगा। अब इसकी फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, फोर्थ स्टेटमेंट इज दिस आंसर प्लस 1, यानी 0 + 0 + 1 विच इज 1, तो यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया, ये 1 ये 1। अब अगर आप इसकी देखोगे तो 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड थी, चौथी करूंगा तो क्या है, दिस आंसर प्लस 1, इसने भी रिटर्न कर देना है, तो 1 + 1 + 1 विच इज 3 ये रिटर्न करेगा। यहाँ से इसको 3 मिल गया, यहाँ से इसको 3 मिल गया। अब इसको 3 मिल गया है टावर ऑफ अनोई 3 वाले को, तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसकी सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा देखते हैं, भाई 3 को मूव कर जाओ कहाँ से कहाँ पर, फ्रॉम T1 विच इज 1 टू T2 विच इज 2, तो यहाँ पर मूव कर दिया हमने। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती है देन इट इज अ रिकर्शन कॉल, तो यहाँ पे रिकर्शन कॉल लगेगी, तो इसको यहाँ दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा, ये टावर ऑफ अनोई 2 पे कॉल लगेगी। एंड क्या कौन सी कॉल है ये, देखो थर्ड स्टेटमेंट वाली कॉल है, तो उल्टा कर दोगे आप, यहाँ पे T3 आ जाएगा, यहाँ पे T2 आ जाएगा, यहाँ पे T1 आ जाएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर देखते हैं। अब यहाँ पर इसकी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है विच इज अ रिकर्शन कॉल, तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई 1 एंड T1 में तो वही रहेगा जो यहाँ पे था, एंड यहाँ पर T1 आ जाएगा, यहाँ T2 आ जाएगा। फिर इसकी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी विच इज ऑल्सो रिकर्शन कॉल, तो टावर ऑफ अनोई 0। अब भैया 0 को कॉल लगाओगे तो 0 मिलेगा। फिर इसकी सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो प्रिंट है, तो प्रिंट करते हैं। प्रिंट करेंगे तो डिस्क 1 को फ्रॉम कहाँ पर T3 विच इज 3 टू T1 विच इज 1 मूव कर जाओ। फिर इसकी थर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो विच इज ऑल्सो रिकर्शन कॉल, टावर ऑफ अनोई 0। तो यार बता तो दिया टावर ऑफ अनोई 0 है तो 0 ही आंसर आएगा। तो 0 + 0 + 1 जो इसकी चौथी स्टेटमेंट है विच इज 1, तो यहाँ पर ये 1 रिटर्न करता है। फिर ये अपनी दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है विच इज व्हाट, विच इज प्रिंटिंग, तो प्रिंट कर दो यार क्या दिक्कत है। 2 को फ्रॉम कहाँ से T3 विच इज 3 टू T2 विच इज बेसिकली 2, ठीक है ये कर दिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसकी थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो जो इसकी थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, वो फिर से एक रिकर्शन कॉल है टावर ऑफ अनोई 1 को, एंड इस बार ही क्या है उल्टा करना है, तो T1 T2 T3 आ जाएगा, तो यहाँ पे बस T लिख दिया मैंने एंड 1 में T1 T2 एंड T3 ये है मेरे पास।
ठीक है, तो फिर से वही बात है, टावर ऑफ हनोई 0 को कॉल लगेगी जब पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो यार 0 तो 0 ही रिटर्न करता है, 0 तो 0 ही रिटर्न करता है, वो कर देगा 0 रिटर्न। ठीक है, फिर इसकी सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो प्रिंट होता है, तो प्रिंट क्या करना है, अब आपको प्रिंट करना है 1 को 1 से 2 पे मूव करना है। तो ठीक है, वी हैव टू मूव 1 फ्रॉम फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, लिख दिया मैंने 1 फ्रॉम 1 to 2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो अपनी, विच इज अगेन अ रिकर्शन कॉल टू 0। तो यहाँ पर रिटर्न 0। फिर चौथी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, विच इज दिस आंसर प्लस दिस आंसर प्लस 1, तो विच इज 1। तो यहाँ आपने 1 रिटर्न करा। अब इसकी चौथी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे, दिस आंसर प्लस दिस आंसर प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। एंड फिर ये मेन को 3 प्लस 3 प्लस 1 विच इज 7 रिटर्न कर देगा एज इट्स आंसर। एंड ये आपका पूरा रिकर्शन ट्री बन गया। ये आपका बेसिकली सारी की सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर आ गई। आया समझ? हाँ जी, समझ में आ गया। अब फाइनली बताओ, अब किसको डाउट है, क्योंकि अब जितना समझाना था मैंने सारा समझा दिया है। ट्री से भी समझा दिया है, स्टैक से भी समझा दिया है। ये आप देख सकते हो, ये हमने स्टैक से निकाला था, ये हमने ट्री से निकाला है। ऑब्वियसली दोनों सेम ही आने चाहिए, सेम ही आ रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, हमने चेक कर लिया एक बारी फिर भी कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई हमसे। तो ये हमारा स्टैक से निकाला था, ये ट्री से निकाला था। ये हमने पूरा रिकर्शन ट्री भी बना के देख लिया है। तो अब बता दो फाइनली सबको समझ में आया? यहाँ पर मीटिंग में भी 12 लोग बचे हैं, क्या 12 के 12 को समझ में आ गया है? टावर ऑफ हनोई कितना अच्छे से आया समझ, मतलब पूरी क्लैरिटी मिल गई है या रह गया अभी कुछ? तो बताओ, पूछ लो जितने भी लोग हैं। एक बार प्लीज यार सारे बता दो प्लीज। तो खुला दिमाग इसमें। मेरे ख्याल से तो मेरे को आज अब और कोई क्वेश्चन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि यही काफी ज्यादा है। अब जिन्होंने यार बता दिया है, माइंड मत करना, मैं सबके ही नाम ले रहा हूँ एक बारी, प्लीज बता दो। सुमित, आदित्य, आकाश, अमीशा, ईरम, कारुष, अभी आगे समझ गया। आर्या, कुशल, अनस, सौरभ, सूरज, तुषार एंड विवेक। ओके, तो एक बार ही हल्का सा फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो पूरा तो नहीं करवाऊंगा ऑब्वियसली दोबारा। बट हाँ, एक बार ही थोड़ा कि लो लेवल थिंकिंग क्या थी, हाई लेवल थिंकिंग क्या है, फेथ क्या है, ये सब कुछ। तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमको एन नंबर ऑफ डिस्क दी होंगी, जिनको हमें 3 टावर दे रखे होंगे, और यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन लेकर जाना है, ऑक्सिलरी का यूज करना है। ये 3 रूल हैं जो हमको फॉलो करने हैं। तो हमने फेथ क्या रखा, हमने अपना फेथ बड़ा सिंपल रख दिया। एक्सपेक्टेशन तो क्लियर ही है कि 3 को यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे लेकर आना, ऑक्सिलरी का यूज कर लेना है। फेथ हमने ये रख ली थी कि यार n-1 को उठाओ और T3 पे ले जाओ। ठीक है, और उसके नंबर ऑफ मूव्स भी हमको कैलकुलेट होके मिल जाएंगे। फिर हमने बोला एक डिस्क को हम खुद मूव कर लेंगे, एक डिस्क को मूव करने में कोई रूल टूटता नहीं है। फिर n-1 को उठाओ और यहाँ पर ले जाओ, उसके नंबर ऑफ मूव्स भी हमको मिल जाएंगे। फिर हम इसके नंबर ऑफ मूव्स प्लस इसके नंबर ऑफ मूव्स प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसके नंबर ऑफ मूव्स एंड इसके नंबर ऑफ मूव्स बराबर होंगे, क्योंकि n-1 डिस्क हैं दोनों में, तो बराबर ही होगा।
बराबर तो होगा, बट फिर भी हमको दोनों कॉल अलग अलग लगानी पड़ेंगी, क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं हर एक मूव जिसमें फंक्शन पैरामीटर देखो ऑर्डर अलग हो चुका है, T1 T3 T2 था या T3 T2 T1 हो चुका है, तो ऑर्डर अलग हो चुके हैं हमारे, जिस वजह से हमको कॉल दोनों लगानी पड़ेगी, बिकॉज हर एक मूव हम प्रिंट भी करवा रहे हैं। ठीक है, यही हमने यहाँ पर भी देखा कुछ स्लाइड्स में। फिर हमने देखा एक्सपेक्टेशन को मीट कैसे कर रहे हो, भाई सेम चीज है, n-1 को उठाकर यहाँ पे मूव कर दो और एक डिस्क को खुद मूव कर लो, फिर n-1 को उठाकर यहाँ ले, 3 स्टेप थे। उसी का हम लोगों ने फंक्शन कॉल स्टैक में ट्राई रन देखा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली खाली दिख रहा है, बहुत ज्यादा हमने ट्राई रन करा है। और उसके अलावा फिर हमने जो ड्राई रन से स्टेटमेंट्स आई उनको एक बारी प्रॉपर टावर में डिस्क उठाकर मूव कर करके वेरीफाई भी कर लिया कि भाई सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, फिर हमने उसका ट्री बनाकर भी ड्राई रन कर लिया, एंड हमने ये भी एस्टैब्लिश करा कि जो हमारा फेथ है, जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सोचा, उस वजह से जो हमारा फेथ है वो ऐसा काम कर रहा है कि जो हमारे रूल्स हैं वो वैलिडेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? हमारा पहला रूल था कि एक ही डिस्क को एट अ टाइम मूव करना है, तो जो हम खुद काम कर रहे हैं उसमें हम एक ही डिस्क को एट अ टाइम मूव कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। सेकेंड थिंग इज टॉप डिस्क को ही उठाना है, जो हम खुद काम कर रहे हैं उसमें हम टॉप वाली डिस्क को ही उठा रहे हैं। तो इसीलिए क्यों ऐसा कह सकते हैं टॉप वाली डिस्क को उठा रहे हैं, क्योंकि हमने एन, अगर एन डिस्क थी तो n-1 डिस्क को पहले हटा दिया इस टावर से और फिर nth डिस्क को उठाया है, तो हम टॉप वाली डिस्क को ही उठा रहे हैं। एंड फाइनली कि भाई बड़ी डिस्क जो है वो छोटी डिस्क के ऊपर क्यों नहीं आएगी कभी भी? इसलिए नहीं आएगी वो, क्योंकि हमने जब खुद भी काम करा है तो हमने पहले n-1 डिस्क को एक ऑक्सिलरी वाले टावर में डाल दिया था, फिर सबसे बड़ी डिस्क को यहाँ डाला और फिर n-1 छोटी डिस्क को उसके ऊपर डाला। तो हमने खुद भी जब काम करा है, फेथ लगाई है, तो हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है कि कहीं पे छोटी डिस्क ऊपर आ जाए, बड़ी डिस्क नीचे आ जाए बड़ी डिस्क के, क्योंकि हमने खुद भी ऐसा कुछ काम नहीं करा है, तो होगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, रिकर्सिवली भी वैसा काम नहीं होगा। दिस इज इट, दिस वाज टावर ऑफ हनोई। जिनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाननी है जस्ट फॉर फन, इट इज एक्सपोनेंशियल 2 की पावर n। ठीक है, तो अब कुछ पूछना है या फिर मैं एंड कर दूं? बाकी लोग ओके? ठीक है, तो थैंक यू विवेक, थैंक यू। एक बार ये भी ग्रुप में पूछूंगा भाई, बता देना जिनको भी सही लगा, मजा आया आज टावर ऑफ हनोई में। ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सबको सब कुछ, बट हाँ मतलब काफी इन डेप्थ हम गए हैं, तो आई होप समझ में आ गया होगा चीजें। एक बार ही रिकॉर्डिंग दोबारा देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके जी, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।